बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से लाजमी करना है। नाज़रीन, हम हमेशा ये बताते हैं कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम काउच पोटैटोज़ हुए हुए हैं, हर चीज़ जो है वो अपने बेड पे कर रहे हैं। इसकी वजह से हम जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक भी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होना शुरू हो गया है। तो जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो वो विंटर्स में हम पे ज़्यादा हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम बॉडी को जो है वो तरोताज़ा रखने के लिए या बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए भी कुछ नहीं करें। तो एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करनी है। हमने सोशल वेलफेयर के हवाले से बात करनी है। हम हमेशा जो है वो स्टेट पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि हमारे लिए किया क्या जा रहा है, हमें किस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी फ़ीमेल्स हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको जो है वो कारामा शहरी बनाने के लिए किस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मुल्तान में एक दीवार खैर भी बनाई गई है। इसी के साथ साथ सॉरी नाज़रीन, ये उन बीमारियों का जिक्र है जो मैं अभी अपने इंट्रोडक्शन में कर रहा था कि बीमारी हम पे हमला करना शुरू कर देती है, तो मुझे भी अमल करने की जो है उन चीज़ों पे ज़रूरत है। धीरानी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। धीरानी प्रोजेक्ट्स की डिटेल क्या है, उसमें किस किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो है वो असिस्टेड डिवाइसेस दी जा रही हैं। किस तरह के डिवाइसेस हैं, किस तरह ये जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो है वो कारामा शहरी बनाते हैं। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे फरवा हमदानी, जो कि डिविजनल डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर की। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुहेरा तारिक, जो कि रिपोर्टर हैं रूही टीवी की, सोशल वेलफेयर को कवर करती हैं। इसी के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर भी इन्हीं के पास है। तो इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और आवाम इन सारे इक़दाम को किस तरह देखती है। क्योंकि अफसरान ने हमेशा ये कहना होता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन आवाम की नब्ज़ जो है वो एक रिपोर्टर जानता है और वो जो गाय बगाहे हमें जो है वो आगाह करते रहते हैं। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेरा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेरा, मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा। मैं ज़रा वेदर के हवाले से बात करना चाहूँगा। जैसे आजकल बड़ा ड्राई वेदर है, हम देख रहे हैं कि बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि किस तरह का वेदर है और इसको कर्ब करने के लिए कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं? पिछले नवंबर के स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही हर साल होता है कि सर्दियां जैसे ही आती हैं तो फिर स्मोक एक हमारे लिए एज अ जहमत के तौर पे सामने आता है, और ये पिछले 4-5 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया हुआ है। होता ये है कि जब फॉग मिलती है उस स्मोक के साथ, जो फैक्ट्रीज़ के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए और बसेस के ज़रिए पैदा होता है, तो फिर वो इंसानी सेहत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत बन जाता है। और स्मोक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको बज़ाहिर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आपके जब सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं तो बहुत सी बीमारियों का आप लोग शिकार हो सकते हैं, और जो कि लोग हो भी रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, स्पेशली स्मोक बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियों के पेशेंट्स आ रहे हैं। गले के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फ्लू हो रहा है, इसके साथ साथ अक्सर लोगों की आंखों से पानी आ रहा है, आंखें रेड हो रही हैं। इवन कि हमारे ऑफिस में ही ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। तो उसके लिए क्या है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेदर की अगर हम बात करें तो हम लोग डेली फोरकास्ट ले रहे होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट के साथ टच में होते हैं। तो पहले था कि दिसंबर में शायद बारिश हो जाएगी, क्योंकि तेज़ बारिश जो कि सर्दियों की पहली बारिश होगी, अगर वो होती है तो फिर ही ये वेदर जो है वो क्लियर होगा, साफ़ होगी थोड़ी फ़िज़ा। अभी फ्राइडे और सैटरडे को पेशगोई की गई थी कि शाम के टाइम हल्की बारिश होगी, और हमने पिछले 2 दिन देखा भी है कि बादल भी छाए रहे हैं और पूरा दिन धूप भी नहीं निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हो सकी। अभी आगे की कोई फोरकास्ट है कि कोई बारिश? आगे का ये है कि जो कमिंग वीक है, ये जो आज मंडे स्टार्ट हो गया, इसके बारे में यही फोरकास्ट थी कि शायद बारिश होगी तो फिर स्मोक कम होने लग जाएगी। अच्छा सुहेरा, कुछ लोग जो हैं वो एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं सर्दियों के वेदर को। आप पर्सनली, आपको विंटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समर ज़्यादा अच्छे लगते हैं? डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी, जैसे सर्दी आपको जमा देती है, आपके काम भी थोड़े से जम जाते हैं। ऑफिस आने का दिल नहीं करता।
आपको आराम तलबी ज़्यादा पसंद आ जाती है, और ज़ाहिर है फिर बाहर भी निकलना है, मूवमेंट में भी परेशानी होती है। लेकिन ओवरऑल सर्दियाँ ही बेस्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 8-9 महीने शदीद गर्मी का वेदर होता है, तो सर्दी ज़रूरी है। बहुत से हमारे ऐसे फल हैं जो सर्दियों में ही हमें मिलते हैं खाने को। काफ़ी हम देखते हैं कि प्लान्स भी सर्दियों में ज़्यादा बनते हैं, शादियाँ भी हमारे यहाँ तो हैं बिल्कुल ऐसे ही, आपका मूड सर्दियों में ज़्यादा अच्छा रहता है बनिस्बत गर्मियों के। बारबेक्यूज़ और उस पे हम देख रहे होते हैं कि बॉनफायर्स पे लोग जो जा रहे होते हैं। मैं मैम आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि आपको पर्सनली कौन सा वेदर जो है वो ज़्यादा पसंद है? आप सर्दियों को ज़्यादा एंजॉय करती हैं या जो है गर्मियों को आप एंजॉय करती हैं? देखिए, मुझे पर्सनली तो विंटर्स ज़्यादा पसंद हैं, और मुल्तान में तो विंटर्स बहुत ही खूबसूरत सीज़न है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मेरा ख़्याल है कि इस मौसम को यहाँ एंजॉय करना चाहिए। अच्छा मैम, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ये डिपार्टमेंट है क्या, किस तरह काम करता है और इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा नाज़रीन को समझा दीजिएगा। लेकिन जैसे आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कि सोशल वेलफेयर का काम जो है वो स्टेट जो है उसकी वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए अच्छे इक़दामात, ऐसी चीज़ें जो जिनका बिल्कुल इम्पैक्ट जो है वो क्लोजली पब्लिक पे पड़े, लोगों पे पड़े, कम्युनिटीज़ पे पड़े, उसमें हमारे लिए शहरी, देही इलाका जात, दूर दराज के तमाम एरियाज़, ऐसे तमाम इलाके जहाँ पे अभी हमारी बहुत सारी जो हैं सहूलियात नहीं पहुँची। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम ये है कि तमाम कम्युनिटी की तमाम तरह के मसाइल को देखते हुए उनको हेल्प आउट भी करना है, उनके लिए ऐसे इनिशिएटिव्स भी लाने हैं जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करें। किसी आम इंसान की जो ज़िंदगी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे इक़दामात, ऐसी चीज़ें जो एक बहुत अच्छा सेहतमंद माशरा तश्कील पाए, जिससे और ओवरऑल जो है वो मुल्क की तरक्की में इजाफा हो। अच्छा मैम, इस मरीम नवाज़ साहिबा का एक बड़ा जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है धी रानी प्रोजेक्ट। जी धी रानी प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह इसमें रजिस्ट्रेशन की जाती है और इसमें आप लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं सोशल वेलफेयर की? जी, बहैसियत डायरेक्टर मैं बड़ा इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करती हूँ, और अगर आप देखें तो गुज़श्ता 2 सालों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला पंजाब के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, और स्पेशली हमारे मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट साहब जो कि ख़ुद एक यंग लीडर हैं, तो उनकी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी चीज़ों में बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने हमारी टीम्स के साथ मीटिंग्स की हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल, हमारे सेक्रेटरीज़, हमारे जितने लोग जो हाई अप्स वहाँ हमारी लाहौर में जितने बैठे हैं, उनके साथ हमारे मिनिस्टर साहब की बाकायदा मीटिंग्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो ग्रास रूट लेवल पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देख रहा है और करना चाह रहा था बड़े अरसे से, तो वो इनिशिएटिव्स वो वज़ीर आला के पास लेके गए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी सीएम पंजाब की कि उन्होंने इस चीज़ को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे लाए। और आप गुज़श्ता 2 सालों में अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी देखें तो 3 जो इस वक्त हमारे सीएम इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और फिर आप साथ देखिए धी रानी प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसको ना सिर्फ हम तहसीलों तक लेके गए हैं बल्कि गांव-गांव और करिया अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो बेजा ना होगा, कि वहाँ से बाकायदा पोर्टल के ज़रिए लोगों की जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की गई है, हमारे वेरीफायर्स ने जिस तरह डोर टू डोर विज़िट्स किए हैं, जिस तरह हमने डेटा कलेक्शन की है, और फिर उसके बाद एक फ्री हैंड पब्लिक को दिया है कि कोई भी शख्स चाहे वो अनपढ़ भी है, एक पोर्टल पे जाके वो किसी भी अपने पढ़े लिखे शख्स के साथ बैठ के या किसी भी तालीम याफ्ता शख्स की मदद से अपने सारा जो डेटा है वो इनरोल करवाए, और उसके बाद उसकी बाकायदा जो स्क्रूटनी कमेटीज़ बनाई गई हैं, TVCs हैं, तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़, उन तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़ में हमारे जो AC साहिबान होते हैं वो उसके कन्वीनियर हैं, और उनके साथ जो मेंबरान हैं उसमें हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, हमारे सुपरवाइज़र्स, हमारे स्पेशल ब्रांच के लोग, वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं।
तो इस प्रोग्राम को तहसील लेवल और फिर आगे गांव तक ले जाने के लिए बहुत आसान बनाया गया, ताकि एक आम आदमी की पहुंच जो है कि किसी शख्स को धी रानी के इनिशिएटिव में या धी रानी के प्रोग्राम में अपनी बेटी की इनरोलमेंट के लिए हमारे पास मुल्तान ना आना पड़े, इवन के किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में ना जाना पड़े, बल्कि वो जहाँ पे मौजूद है वहीं वो अपने बेटी के हवाले से अपना डेटा जो है वो अपलोड करवा सकता है। अच्छा मैम, डेटा भी अपलोड हो रहा है, लेकिन इसमें बड़े लोगों को ना एक मसाइल भी पेश आते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्बेजलमेंट ऑफ जो फंड्स हो रहा है उसका हो रहा है, तो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाता है? इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने से पहले हर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको चेक किया गया, इनको देखा गया, प्रैक्टिकली इसकी जो फेजेस बनाई गई उसमें जिस फेज़ में हमें जो मुश्किलात आई, नेक्स्ट फेज़ में उनको हल किया गया, लोगों के प्रॉब्लम्स अगर कुछ आए भी सही। इसमें एक तो ये है कि देखिए, जो हमने बच्ची को ATM कार्ड देना होता है, जो शादी के मौके पे सलामी के तौर पे दिया जाता है, उसमें उनको 2 लाख की अमाउंट जो है वो हम दे रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आप और मैं दोनों ATM यूज़र हैं, हमारा अगर अपना ATM कार्ड होगा, OTP नंबर हमारे अपना जनरेट होगा, हम अपने मोबाइल पे पिन कोड लेंगे और अपनी रकम जो जाके विदड्रॉ करवाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह उस ATM कार्ड को जब हम रिसीव करवा देते हैं, बाकायदा उस कपल को, उस बेटी के लिए वो कार्ड होता है। और ये भी बड़ा अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें हमने बेटियों को एक एज दिया है, और वो एज ये है कि वो कार्ड बेटी के नाम पे ही होता है, कि वो उसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सके। अपने नई शुरुआत ज़िंदगी की अगर वो कर रही है, वो कुछ गिफ्ट लेना चाहती है, वो अपनी बेसिक कोई ज़रूरियात पूरी करना चाहती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें ले, अपनी मर्ज़ी से अपनी अमाउंट को यूज़ करे। तो उसमें किसी किस्म का जो है वो ये दूसरी राय तो है ही नहीं कि उसमें एम्बेजलमेंट हो जाएगी या पैसे जो है या अमाउंट जो है कहीं जो है वो ज़ाया हो जाएगी या कोई और शख्स जो है वो विदड्रॉ करा लेगा, बल्कि वो एक्चुअली जो है अमाउंट उसकी वो खुद कस्टोडियन। अच्छा मैम, ये ओवर द ईयर जो है वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, या इसके अंदर कोई ख़ास फेज़ आता है उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, या किसी भी टाइम पे आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को? देखिए, जब इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन की जा सकती है, ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर हो रहा होता है ये काम, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ें प्लान करनी होती हैं। उस प्लानिंग में हमारा ये शामिल होता है कि जी पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमने टाइमिंग्स का देखना होता है, वेदर का देखना होता है, फिर साथ हमने देखना होता है कि जी हमारे पोर्टल पे इस वक्त कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कपल्स को हम उस इवेंट में जो है वो अकोमोडेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ प्रेजेंस हो। और जब एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा होता है और उस पर डेफिनेट पूरे डिपार्टमेंट की एक एफ़र्ट, एक स्ट्रगल जो है वो उसमें शामिल होती है, तो उसको फिर हमें सक्सेसफुल करने के लिए कुछ मेजर्स हैं जो लेने पड़ते हैं। और पोर्टल की जब रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होता है तो बाकायदा आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और बाकायदा जो है वो पम्फलेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम लोगों में एक दफ़ा जो है वो अवेयरनेस के एक फ़ेज़ लिया कि लोग जो हैं वो इस तरह से अवेयर्ड हो जाएं कि जी अब पोर्टल पे काम शुरू हो रहा है और हमें अपनी जो है वो बेटियों की शादी के हवाले से। अच्छा मैं इस पे जानना चाहूँगा कि क्या मैं ये इस पे सवाल ये करना चाह रहा था, क्योंकि अभी वक्त हो एक ब्रेक का, मैं सवाल आपको समझा देता हूँ कि हम लोग पब्लिक, क्या आम जो पब्लिक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट के साथ मिलकर? नाज़रीन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस हवाले तफसील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सोशल वेलफेयर के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और मैम ने बड़ा तफसीलन समझाया कि इस वक्त धी रानी प्रोजेक्ट किस तरह काम कर रहा है, किस तरह उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। अब ज़रा आम पब्लिक की जो है वो राय इसके हवाले से जान लेते हैं। सवेरा हमारे साथ मौजूद है। सवेरा, आप पब्लिक के अंदर ज़रा सेंटिमेंट बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह क्या है, क्या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या अभी भी लोगों को लगता है कि इसमें अभी भी कुछ फ्लॉज हैं? अच्छा, इसमें यह है कि 2 से 3 फेजेस धी रानी प्रोग्राम के हो चुके हैं और हम लोगों ने हर बार ही उसको जाके कवर भी किया है, वो सारा प्रोसेस भी देख रहे होते हैं कि बड़ा मेरिट के ऊपर और शफाफ अंदाज में लोगों को जो क्राइटेरिया बना हुआ है उसके तहत ही उनको ये सब मिल रहा है। जैसे मैडम भी बता रही थी कि पहले लोगों को होता था कि जो फर्नीचर मिल रहा है या हमें जो सामान मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, या हमें ये नहीं ये चीज़ चाहिए थी, तो उनकी शिकायत भी अब दूर हो चुकी है। और आप देखें कि
1 साल के अंदर अंदर ही, वरना होता है कि जो अमेंडमेंट्स हम चाह रहे होते हैं या पब्लिक जो अमेंडमेंट्स चाह रही होती है उसको पूरा करने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर ही सारा कुछ हो गया है कि अब वो उनको सलामी के तौर पे जो पैसे मिलते थे वो सामान की बजाय अब पैसे ही मिलेंगे, तो इस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक चीज़ जो उनको थोड़ा सा वो होता है कि हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दी थी तो हमारा क्यों रिजेक्ट हो गया या हमारा नहीं हो सका, तो उन लोगों के लिए ये है कि डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते तो नेक्स्ट फेज़ में उनका नाम ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, यानी एक फ़ेज़ में आपकी शादी उस तरह से नहीं हो सकी सरकारी उस मंसूबे के तहत, तो नेक्स्ट फेज़ में आप दोबारा से कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से किए ये जा गवर्नमेंट का सकते हैं, बहुत या ज़बरदस्त एक शख्स जिसका पहले फेज में नाम नहीं आया उसका ये मस्ट है कि उसका नेक्स्ट फेज में नाम आ जाएगा, या ये देखिए अगर तो वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो फिर तो लाजमी उसका नाम आएगा ना, और उसके लिए क्राइटेरिया यही है मेरे ख्याल से कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप देखो तिहामा मुल्तान के अलावा दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और आज से पहले तो इस तरह का प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया। NGOs या जो मुखय्यर अफराद थे, हम वो देखते थे, इज्तिमाई शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन ये एक बड़ा डिसेंट वे में हो रहा है, और आप जाकर देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि नॉर्मल किसी शादी हाल में आए हैं जहाँ पर शादी हो रही है, और बड़ी उनकी इज़्ज़त नफ्स को के बारे में ये पूछना चाह रहा था कि उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि मजरूह तो नहीं होती। इज़्ज़त नफ्स को कंसीडर करते हुए आप देखो पूरा मीडिया वहाँ पर आया होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी को फोर्स किया जा रहा हो कि आप अपना चेहरा दिखाएं, आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएं। जो लोग विलिंग होते हैं इंटरव्यू के लिए सिर्फ उनका लिया जाता है, बाकी बहुत सी दुल्हनें ऐसी होती हैं जो घूंघट डाल के बैठी होती हैं, तो वो उनको ऐसे ही कैप्चर किया जाता है। तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट भी है उन लोगों की, और फिर उसमें उनका पूरा देखें एक ख़र्चा उठाया जा रहा है जो एक बाप का ख्वाब होता है, किसी गरीब बाप का, कि किसी तरह मेरी बेटी की शादी हो जाए। और मैं कोई रेशो देख रही थी कि पता नहीं कितने करोड़ लड़कियां जो हैं वो इसी वजह से घर बैठी हुई हैं कि उनके पास कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि उनके अखराजात अफोर्ड किए जा सकें। अच्छा, इसी में ख़वातीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा कर रही है। इसी में एक इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन में एक 80 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से ज़रा तफसीरन बताइएगा कि ये केसेस किस हवाले से थे और फिर इनके ऊपर अब जो है वो काम क्या किया जा रहा है। अच्छा, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है, जिसे हम इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन भी कहते हैं, ये एक ऐसा इदारा है जो ख़वातीन की इंसाफ की फ़राहमी के लिए बनाया गया है। वहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल का शोबा है, क्योंकि जो खातून आती है जिसके ऊपर फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ होता है उसका मेडिकल भी किया जाता है, और उसको इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद होती है वो भी फ्राहम की जाती है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, वो सारी विमेन पुलिस है मोस्टली। उसके अलावा काउंसलर्स हैं वहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तादाद बढ़ रही है केसेस की, जो इस साल की आप देखें ये 2017 में इदारा बना था और अब तक तकरीबन कोई 15,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यूजुअली मैरिड वुमेन की तरफ से आते हैं केसेस में, ज़्यादातर मैरिड की तरफ से आ रहे हैं, ज़्यादातर मैरिड की तरफ से आते हैं, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा तादाद है वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वही होती हैं जिनकी शादियां जो होती हैं वो नाकाम शादी ही उसको कहा जाएगा, जिसमें आपको टॉर्चर मिल रहा है, मेरे ख्याल से टॉक्सिक एक रिलेशनशिप है। तो एक मैं आपको नवंबर के मंथ की बताऊं तो 80 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 80 केसेस ये मंथ में वैसे छोटी तादाद है 80 केसेस, लेकिन अगर कोई समझने वाला हो तो उसके लिए बहुत बड़ी तादाद है वायलेंस के हवाले से 80 केसेस, और ये रिपोर्ट हुए हैं। हाँ, रिपोर्ट हुए हैं। वो ख़वातीन जिन्होंने हिम्मत की है जाके रिपोर्ट किया, उसके अलावा जितने अनरिपोर्टेड चले जाते हैं वो पता नहीं कितने। वहाँ पर एक मदर आई हुई थी और काफ़ी गरीब लोग थे वो, काफ़ी गरीब लोग, और मोस्टली इन्हीं घरानों के केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की, वसाइल की कमी, अवेयरनेस की कमी और फिर एजुकेशन की कमी, ये सारी चीज़ें जब एक ही जगह मिल जाती हैं तो फिर उसका शिकार औरत होती है, जो घर की औरत होती है। अच्छा, आजकल की हमारी ख़वातीन तो बड़ी एम्पावर्ड हैं, हम लोग पढ़ा भी रहे हैं ख़वातीन को, तो फिर भी अभी तक इस तरह के मसाइल क्यों आ रहे हैं? अभी तो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं फीमेल्स जो हैं। तो हमारे पास बहुत मखसूस तबका है, शायद हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं वो प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग पढ़े भी हैं, और हमारे घरानों का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से है कि हम लोगों ने ये चीज़ें फ़ेस नहीं की। लेकिन हमारा जो साउथ पंजाब है, यहाँ पर 70 to 80% बेल्ट ऐसी है जो अपनी
औरतों को ये समझते हैं कि वो कोई घर में रखने वाली चीज़ है। इस पे ज़रा जोर दीजिएगा। सवाल पूछने का मेरा मकसद भी यही था कि हम लोग अक्सर औक़ात जब बात करते हैं ना, हम अपने जैसे तबके में बैठ के बात करते हैं तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि दूसरी तरफ मसाइल किस तरह के हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मैं भी बाहर जाती हूँ, मैडम भी इस बात से एग्री करेंगी कि वो ख़ुद कितने 20 के करीब इदारे मैडम के अंडर हैं और उसमें बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हमारे माशरे की ऐसी तस्वीरें हैं। एक इदारा बना हुआ है जहाँ पर तलाक़ याफ्ता ख़वातीन रहती हैं। तो आप ये देखें, ये सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है। साउथ पंजाब के लोग अभी भी ख़वातीन अगर एम्पावर्ड हैं तो वो बहुत मखसूस तबका है। उनके अलावा जो ख़वातीन हैं जो घरों में रहती हैं और जिनको बाहर का नहीं पता, उनके लिए सारा कुछ उनके मर्द ही होते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही ठीक है। और बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है घर में रहने पे, लेकिन ख़वातीन तशद्दुद का जब शिकार होती हैं तो उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। इवन कि उनकी अपनी ख़वातीन भी साथ खड़ी नहीं हो रही होती। मैं आपको एक केस बता रही थी, पिछले महीने मैं वहाँ पर गई हूँ तो एक बुज़ुर्ग खातून थी और उनकी बेटी की उम्र अब मेरे से भी छोटी होगी और वो 5 बच्चों की माँ थी और उसकी सेहत देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और उसका भाई आया हुआ था, वो भी छोटा था। तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं, किसी ने हमें बताया कि इदारा बना हुआ है। तो आने का मकसद क्या था कि अब उसने बच्ची को मार पीट के छोड़ दिया है और ना वो बच्चों का ख़र्चा दे रहा है। अब माँ के घर वो आके रह रही है, उनके पास तो वो कहती हैं कि हमारे पास तो बच्ची को खिलाने के लिए नहीं था, तो हमने इसकी शादी की थी, तो अब तो ये 6 अफराद हो गए हैं, तो हम लोग किस तरह से करें। तो आप देखें तशद्दुद की इतनी सारी किस्में हैं और इंसाफ इसमें आप देखो कहाँ तक मिल सकता है। एक इदारा बना हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्नब कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है आवाम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, अवेयरनेस नहीं है। अनफॉर्चुनेट है हम 21st सेंचुरी में भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बेटियों को जो है वो पढ़ाने की ज़रूरत है। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मजबूरी है, हमारा मकसद ही मीडिया की जो है वो जिम्मेदारी है कि हमने इस चीज़ पर के बारे में जो देखें ना, आप रिपोर्ट हो रही हैं अब चीज़ें, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होती थी। उनको लगता था कि हम बाहर जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। जैसे आप देखें वहाँ को रेप के केसेस होते हैं, ज़्यादती के केसेस होते हैं, वो भी अब रिपोर्ट हो रहे होते हैं और उनको बड़ा सेंसिटिव समझ कर, यानी उनकी प्राइवेसी का ख्याल रख के हैंडल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लड़की जो ऑलरेडी इस कंडीशन से गुजरी है, आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। बिल्कुल, इस सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें 21st सेंचुरी में भी बैठ के ये बातें करने की ज़रूरत पड़ रही है कि प्लीज़ ख़वातीन को जो है वो पढ़ाएं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से जो है वो तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। इसी हवाले से सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। धी रानी प्रोजेक्ट पे हमने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की। मैम, हम धी रानी प्रोजेक्ट के हवाले से जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या जो मुखय्यर हज़रात हैं वो किसी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस धी रानी प्रोजेक्ट में, या जो हमारे दूसरी NGOs हैं वो? जी देखिए, धी रानी प्रोजेक्ट तो टोटली CM इनिशिएटिव है और इसमें गवर्नमेंट का जो बजट है वही यूटिलाइज़ होता है। मुखय्यर हज़रात के लिए आपको पाकिस्तान के सिनेरियो में ये मालूम है कि बड़े अरसे से जो है लोग अपने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कलेक्टिव मैरिजेस की सेरेमनीज़ मुनक्किद करती रही हैं और एक जो है बड़ा अच्छा जेस्चर है हमारे लोगों का, हमारे मुखय्यर हज़रात का, कि आपने देखा होगा रमज़ान शरीफ में या दीगर ऐसे मौक़े जिस वक्त भी लोगों को ज़रूरत होती है कलेक्टिवली कुछ एफ़र्ट्स की, तो हमारे मुखय्यर हज़रात सामने आते हैं। तो वो अपने लेवल पे बिल्कुल वो काम भी साथ चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे बाकायदा ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बड़ा प्लान्ड है। इसमें हर तबके को, हर ज़रूरतमंद शख्स को और उसकी जो एक अगर देखा जाए इज़्ज़त नफ्स को, वो सामने रखते हुए हम ये काम करते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो रहा है। तो इसमें मुखय्यर हज़रात का ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट का बजट है। अच्छा मैम, इसमें आप लोगों का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को असिस्टिव डिवाइसेस देना, हिम्मत कार्ड देना, वो क्या है? इसके बारे में ज़रा तफसीलन जो हमें बताइएगा। जी, असिस्टिव डिवाइसेस के हवाले से तो हमारी जो है ये भी बिल्कुल हम फेजेस में ही चला रहे हैं। ये भी CM इनिशिएटिव है, बहुत बेहतरीन है। इसमें हर तरह के जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। इसको ज़रा तफसील बताइएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका क्वेश्चन हम ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम। तो भाई मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल साहब। डायरेक्टर प्रेसिडेंट को भी सलाम अलैकुम और आपकी सीनियर रिपोर्टर मेरा तारिक को भी सलाम।
मेरा आज का ये सवाल है कि जो बैतुल ये जो दीवार खैर साहब का जो प्रोग्राम है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, मैंने वहाँ पे देखा है इनके जो अपने लोग खड़े हैं ना, कोई बिहेवियर ठीक नहीं है। अच्छा। दूसरे पे लोगों को जो ना अपने लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग आते हैं कम से कम उनका ख्याल रखना चाहिए। मैंने खुद देखा वहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, टोकन दे दिया और इतने चल गए और इतने बाकी रह गए, ये तो गलत बात है ना। जो साहब और दिया रानी का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, वक्तन वक्तन आपको रिपोर्ट करते रहते हैं। दिया रानी का प्रोग्राम बहुत बेस्ट है, मेरी तरफ से ठीक है। को इस्लाम हो और उनको बहुत अच्छा काम है दिया रानी को। इससे ज्यादा दीवार खास पे तवज्जो करवाएं कि ये लोग अपनों को ना प्रोवाइड करें, जो लोग आए हैं उनको करें। ठीक है। दीवार खैर पे दानियाल साहब हमने ज़रा तफसील गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अब आपने सवाल कर लिया तो मैं यहीं पर पूछ लेता हूँ। मैम उनके ज़रा ये एक मसला आ रहा है, कॉलर हमारे ये बता रहे हैं दानियाल साहब कि वहाँ पर जो आपका जो अमला खड़ा हुआ है उसका रवैया कुछ ठीक नहीं है जी, और अपनों को नवाजा जा रहा है। नहीं, एक्चुअली ऐसी बात हो नहीं सकती है। एक तो ये है कि ये भी हमने बड़ा प्लानिंग के साथ कमिश्नर साहब के साथ बाकायदा मीटिंग के साथ, और इसमें आप देखिए कि लारी अड्डा पर जो है वो जनरल बस स्टैंड पे सफ़र खैर जो है वो कमिश्नर साहब की तरफ से स्टार्ट करवाया गया है, और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हमने इसको जो है वो सनज़ार की दीवार जो है उसको दीवार खैर बनाया है। जी, लेकिन इसमें जो चीज़ ये कही जा रही है ये पब्लिकली, बल्कि लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाकायदा जो है वो उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई अपना है, कोई पराया है। जो भी शख्स अपना आईडी कार्ड लेके, अब आप देखिए कि अगर वहाँ पे लोग मौजूद हैं अमले के, और उनके अगर कोई दूर दराज से गरीब रिश्तेदार या कोई ऐसा शख्स भी आ जाता है कि जिसके पास आईडी कार्ड है और वो डिज़र्विंग है, तो उसको वो चीज़ें फराहम करने में एज सच कोई जो है कबाहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कि नवाजा जा रहा हो ये हो नहीं सकता। दूसरा, टाइमिंग के हवाले से इन्होंने एक बात की कि जी वो टोकन सिस्टम नहीं होना चाहिए, टाइमिंग। तो उसमें देखिए हमने जो हमारी गवर्नमेंट की स्पेशली जो भी स्कीम्स होती हैं या जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं उसको हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना होता है ना। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इस किस्म की भी आ जाती हैं कि देखिए इदारा भी हमने ज़ाहिर है चलाना है, वहाँ पे जो हमारा स्टाफ डिप्यूट होगा उसको कुछ टाइम के लिए हम वहाँ इंगेज कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर टोकन सिस्टम है तो उसका मैकेनिज़्म इस वजह से रखा गया है कि जी एक आईडी कार्ड जब उस सॉफ्टवेयर में हम पुट करते हैं तो वो आईडी कार्ड जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग पब्लिक जो है कुछ चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं कि उसमें बार बार कोई एक शख्स आ जाता है। इस सवाल से तफसील में बताइएगा। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीला, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। मेरे पास सवाल ये है कि हमारे मजदूरी का रिसीवर हूँ मैं, रिसीवर के कार्ड बने हुए थे। इन्होंने ना किसी ने हमें आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है कि क्या कि आपको कुछ चाहिए या नहीं। जाते हैं तो कभी यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इतने चक्कर लगाते हैं, इतना जलील करते हैं ये लोग, अल्लाह माफ करे। इतना कोई भी नहीं जलील करता। हमने बार बार पूछा ही नहीं इनसे कि लो जी के ये ऐसे हो गया है। उन कागजों पे हमारा नाम लिख के दे दिया है कि नो ये रिजेक्ट है। कौन से डिपार्टमेंट में आप गई थी? किसी ने आज तक हमें पूछा था। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, आप कौन से डिपार्टमेंट में गई और वहाँ पर किस तरह की आपको मदद चाहिए थी और वो आपको नहीं की गई? हम 3 बहन भाई हैं, कोई हमारी मदद करने वाला। मेरी अम्मी बेवा है तो उस पे ना इतना वो क्या था, मैं जब अबू थे हमारे तो उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, जब से हम हमारे कार्ड बने हुए थे। गुजारिश ये है कि प्लीज ये बताइएगा कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, जिस डिपार्टमेंट में आप गई उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? सोशल वेलफेयर के दफ्तर गई थी आप? हाँ जी गए थे हम। ठीक है, उन्होंने हमें दिल्ली का से भेज दिया, ये दिल्ली बहुत करते हैं। ठीक है। मैम सोशल वेलफेयर के दफ्तर गई,
उधर इन्होंने उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए थी, उनके पास कार्ड भी मौजूद था, लेकिन उनको दफ्तर, हम लोग जिस तरह सुनते हैं आम आवाम से कि हमें दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाते हैं और इन दी एंड हम थक के जो है वो घर आ जाते हैं और हमारी जो है वो मदद नहीं की जाती। अच्छा, इसमें भी आप पहले उस बात को कंप्लीट कर लें और कंक्लूड कर लें ताकि पिछले कॉलर का जो है वो उन्हें जवाब मिल जाए। मैं उसमें भी ये जानना चाह रहा था, जैसे आप कह रही थी कि पॉसिबल नहीं है, नहीं किया जा सकता, चलें ये तो आपका एक सॉफ्टवेयर का एक चेक हो गया। दूसरा जो अमले की रवैया है उसके हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जैसे इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए ना किसी शख्स की, जो शख्स वहां पर आ रहा है। देखिए, एक तो ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हर बंदा ट्रेंड है, क्योंकि वो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहा है। जहाँ तक रवैये का ताल्लुक है, मे भी कि जो शख्स आया हुआ है उसका बिहेवियर भी कुछ डिफरेंट हो, तो जाहिर है उसको जवाब देना या उस मौके पे उस चीज़ को मैनेज करना भी अमले की जिम्मेदारी है। उसमें ये नहीं हो सकता कि उनका रवैया जो है किसी ऐसे शख्स के साथ कि जो आया है, उसने टोकन उसका जनरेट हुआ है, वो अपना कलेक्ट कर रहा है वहाँ से जो चीज़, तो उसके साथ बदतमीजी की जाए, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई रिड्रेसल के लिए उसने जाना है, तो कोई ऐसा मौजूद है जहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है? जी बिल्कुल, वहीं पे मौजूद हैं हमारे मैनेजर सनाजार, जो कि फोकल पर्सन भी हैं। इस दीवारे खैर के जो फोकल पर्सन है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इकबाल सहू साहब और राय जाहिदुल खैर साहब हैं। तो ये दोनों अफसरान मौके पे मौजूद होते हैं। इनमें से एक अफसर जो है वो ड्यूटी पे मौजूद होता है। किसी भी किस्म की किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है वो कोई जी टोकन सिस्टम जो रखा हुआ है वो मेरा ख्याल है इसलिए भी रखा गया, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे को क्रॉस करके आगे आना चाह रहे होते हैं। टोकन का मतलब ये है कि सिस्टम बन गया, आप अपनी बारी से अंदर जाएंगे और चीज़ लेकर आएंगे। इवन के अगर अमले की भी बदतमीज़ी की बात की जा रही है तो दो तरफ़ा होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला आप देख लें, इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, तो उसमें उन ख़वातीन को, उन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आप प्यार से उनको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा कह देंगे, चौथी दफ़ा ज़ाहिर है आप चीख कर ही कहेंगे कि ये ना किया जाए। तो अवाम भी हमारी, चूंकि उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल होते। दोनों तरफा होता है ये। मैंने भी जितनी राशन ड्राइव्स कवर की हैं या हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जब कवर करने जाते हैं तो उसमें टोकन सिस्टम होता है ताकि अपनी बारी पे कोई चीज़ ली जाए। कुछ अर्सा पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। हम लोग अगर एनजीओस में भी देखें या मुखय्यर हजरात भी जब इस तरह की राशन ड्राइव्स कर रहे होते हैं या कोई और चीज़ बांट रहे होते हैं तो उसके ऊपर भगदड़ मचती है, उल्टा जितना फ़ायदा होना होता है उसका नुकसान हो जाता है। तीन तीन दफ़ा आके चीज़ लेके जा रहा होता है। बिल्कुल, एक ही आईडी कार्ड को दोबारा यूज़ करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ तो वो जुगाड़ भी निकालने की जो है वो कोशिश की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये। बहरहाल मैम, मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक सेल बनाया हुआ है तो कोई कंप्लेंट्स अगर जब आती हैं तो इसके जब आप हल निकालते हैं तो कोई डाटा मौजूद है कि कितने लोगों के खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए और उनको जो है वो फिर आगे महकमाना जो है वो कर? एक्चुअली ये है कि मैंने कॉल ये आज अभी सुनी है। इसके अलावा जो है हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई, बल्कि लोग थैंकफुल है लोगों को जिनको हमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। वो देखें, आपके मुखय्यर हजरात अपनी खुशी से वो चीज़ें दे के जा रहे हैं। हम लोगों को एक अच्छा, एक ऐसा जो है सिस्टम वो मुतारफ़ करा रहे हैं कि जिसमें सर्दियों के विंटर क्लोथ्स बच्चों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए हैं या वो मर्दों के लिए हैं, तो वो मुखय्यर हजरात वो हमें इस वजह से दे के जाते हैं कि हर ज़रूरतमंद, बेशक वो अपनी आइडेंटिटी को शो ना करे, लेकिन अगर वो अपने बच्चों के लिए सर्दियों में ये ले जाना चाहता है तो वो ले जाए, या अपने लिए ले जाना चाहता है तो ले जाए। तो एक अच्छे इनिशिएटिव को अगर हम किसी और साइड पे ले जाना चाहें तो मेरा ख्याल है फिर हम हर अच्छा काम करना छोड़ दें। बिल्कुल जाहिर है हमें चीज़ों को देखना है, उसको उस लेवल पे देखना है कि उसकी सक्सेस रेट क्या है। अगर उसमें से आप देखें कि डेली की बेसिस पे अगर उसकी एक टाइमिंग मुकर्रर है, उसमें 50 लोग, 30 लोग, 100 लोग जितने भी आ रहे हैं वो चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 100 फैमिलीज़ को हेल्प आउट तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो उसमें अगर किसी एक आध शख्स की कोई शिकायत है या उसके साथ कोई इस किस्म की बात हुई है तो ज़रूर वो अपनी ये बात जो है वो रिपोर्ट करवाए, लेकिन इस तरह की शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं, और ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है उसमें सुहिरा भी जैसे कवर कर रही हैं और हम लोग भी जब जाके देखते हैं तो ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिव इमेज है। हमने 1 घंटे का प्रोग्राम भी किया है रोही ने उस पर, और मोस्टली पॉजिटिव रिस्पांस, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है। अच्छा मैम, जो दूसरे कॉलर का सवाल था कि हमें जो है वो चक्कर लगवाए जाते हैं आपके दफ्तर में, जैसे ही आई वो तो उसके बाद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा गया लेकिन उनका काम नहीं हुआ। एक्चुअली ये है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत से इब्हाम हैं। एक तो ये है कि साउथ पंजाब में डिसेबिलिटी की रेशो कुछ है भी ज़्यादा, और हमारे पास जो है अगर आप दीगर डिवीजन्स जितने भी पंजाब के हैं
उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो मुल्तान डिवीज़न में इस वक्त डिसेबिलिटीज़ पे जो काम हो रहा है, आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि जी बहुत से अफसरान बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये कर दिखाया, हमने वो। एक्चुअली ये है कि मेरी टीम और मैं ख़ुद जो है वो प्रैक्टिकल वर्क पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि जितना अरसा तक हम में से कोई भी इन सीट्स पे बैठा काम कर रहा है तो साउथ पंजाब के लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो लोगों के जहन में अमूमन एक इबहम है कि जैसे ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें घर आके प्रोवाइड की जाएंगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया तो अब हिम्मत कार्ड का ही आप उसमें देखिए कि पहले हिम्मत कार्ड की फर्स्ट फेज़ में और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रा, क्योंकि इस वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम चाहेंगे कि इस पर मैम जो है वो रोशनी डालें। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारी ये कॉलर ने जो है वो सवाल किया था कि उनको जो है वो सोशल वेलफेयर ऑफिस के जो है वो चक्कर लगाए जाते हैं और वो माजूर जो हैं वो शख्स हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो है वो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। तो मैम उसका ज़रा तफसीलन जो है वो जवाब देनी थी। मैम मैं चाहूँगा जो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें चीज़ समझा रही थी वो ऑन द रिकॉर्ड समझा दें कि किस तरह की मुश्किलात होती हैं, किस तरह एक पैनल बैठता है और फिर हमने जो है वो सर्टिफिकेट के हवाले से चेक करना होता है। जी देखिए, जिस तरह डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी माजूर जो है वो अप्लाई करता है तो उसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है ना। उसका सर्टिफिकेट जो है वो किसी एक अथॉरिटी ने इशू नहीं करना होता। उस सर्टिफिकेट के लिए उस डिसेबल पर्सन को बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है जिसका एक माह में 2 दफ़ा जो है इनकाद किया जाता है। हम उसको कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी की रेशो की वजह से और हिम्मत कार्ड की एप्लीकेशंस की वजह से तादाद बहुत बढ़ गई है। फिर जब वो डिसेबिलिटी बोर्ड जो है कंडक्ट किया जाता है उसमें बाकायदा डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद होता है और उस पैनल ने असेसमेंट करनी होती है कि इस डिसेबिलिटी का, ये डिसेबिलिटी किस टाइप की है। अब उस टाइप को और उस चीज़ को वहाँ पे सर्टिफिकेट में मेंशन करने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, उस पर डेफिनेट टाइम जो है वो खर्च होता है। अच्छा फिर उसके अलावा ये होता है कि जब वो वहाँ से सर्टिफिकेशन बाकायदा हो जाती है, लोग वहाँ बोर्ड में अपीयर होते हैं, फिर उनका सर्टिफिकेट जो है उसके लिए हमारे पास से एक बाकायदा ऑथेंटिक जो है डेटा आ जाता है, तो उनकी फिर सर्टिफिकेशन के लिए हमें उसको फर्दर प्रोसेस से गुजारना होता है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग यूजुअली कितना ऑन एवरेज इस पे 2 से 3 माह लग जाते हैं। उसके अलावा ये है कि क्योंकि तादाद ज़्यादा है, डेफिनेट हमारी टीम्स जो हैं उस पर काम कर रही हैं, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से लोगों को ज़ाहिर है उसमें थोड़ा ये आ रहा होता है कि जी ये हमारा लेट हो रहा है, फ़लाँ पर्सन का बन गया, हमारा बन ना सका। ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा हमारे पास होता है। हिम्मत कार्ड के हवाले से भी आप देखें कि फेजेस जो हैं मुख्तलिफ वो आ रही हैं, उसमें जितने डिसेबल पूरे पंजाब के एनरोल्ड हो चुके हैं उनके कार्ड्स आएंगे और जिनके आ रहे हैं उनका ज़ाहिर है उसके फाइनेंस को भी देखना है ना, कि हमने ज़ाहिर है उनको एक इंस्टॉलमेंट देनी है हर 3 माह के बाद 10,500 रुपये। तो वो जो जिनके ऑलरेडी फर्स्ट फेज से इशू हो चुके हैं उनकी इंस्टॉलमेंट पे भी हमारी नज़र होती है कि उनकी प्रॉपर टाइम पे आ जाए। फिर जो नेक्स्ट आगे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिनके लिए अगली फेज़ आ रही है उस पर भी वही टीम्स वर्किंग कर रही होती हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जिन लोगों हर चीज़ कोई जो है मैसेज वगैरह कोई आप लोगों ने भेजा आपके इदारे की तरफ से ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ मेरा कार्ड जो है वो आएगा, या आपकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरह का लेटर उनको दिया गया हो? जी, जैसे ही कार्ड हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिसेज में आते हैं, हमारा बाकायदा एक पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारा फुल फ्लेज ऑफिसर होता है उनके साथ सुपरवाइज़र काम कर रहे होते हैं और जैसे ही कार्ड हम रिसीव करते हैं बाकायदा डिपार्टमेंट की तरफ से कन्वे किया जाता है कि आपके कार्ड्स जो हैं वो BOP की ब्रांच पे आ गए, उनकी ये लिस्ट है। उससे उस लिस्ट के मुताबिक फिर हम लोगों को कॉल्स करते हैं। उससे पहले का कोई प्रोसेस नहीं है कि एक शख्स को पता हो कि हाँ मेरा कार्ड आना है, अगर जैसे वेट भी करें, जैसे उनको ये बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े? उसमें चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो टेलीफोनिकली जो हेल्पलाइंस हैं उन पर रब्ता कर लें, ये हमारा सब चीज़ें जो हैं ये CM पोर्टल पे भी जारी होती है। इसी तरह की शिकायत जो है वो CM पोर्टल पे डेली बेसिस पे जारी होती हैं और हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट से बाकायदा रिपोर्ट ली जा रही होती है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल लेना, फिर इस बात को यहीं से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। तामा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी तामा भाई आप बहुत रवानी से बोलते हो, बहुत प्यारे बोलते हो। एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो आपका माइक है वो उसमें आपकी बहुत भारी आवाज है और समझ नहीं आती, तो ये काइंडली थोड़ा ठीक सा है। स्लोली और थोड़ा सा माइक का जो है ना उसको सॉफ्ट रखें, जी आपके जी इम्प्रूवमेंट होगी। जी और जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा, सुहीरा तारिक के प्रोग्राम आजकल कौन से जा रहे हैं, इनमें अच्छा माशाल्लाह कवर कर रही हैं। और सोशल वेलफेयर के हवाले से जो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम जो हैं या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन तामा भाई देखें आपकी ये प्रोग्राम में हमें हर साल एक, जैसे छोटे बच्चे को आप एक फीड देते हो वो खुश हो जाता है, चुप हो जाता है, चॉकलेट्स हैं जो भी चीजें, ये हमारी कौम को एक आदी किया जा रहा है। मेरा मेरा ये मशवरा है कि अगर इसमें एक ऐसी स्किल जो है आपकी, आपको जो नॉलेज है, यूरोप में देखे ना हमारे अपने बच्चे, मेरा उस दिन एक कजन आया था, डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उसके 3 बेटे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। मेरे एक और कजन है वो इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो कहते हैं यार इंग्लैंड में जॉब करो, इधर नहीं आना जब आपने एजुकेशन कंप्लीट की। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम इस तरह अपनी कौम को बेहतर नहीं कर पाएंगे जब तक वो हमारे नौजवान हमारी स्किल उनका कंपटीशन कराएं। भाई आपको ये पैसे मिलते हैं, आपने कहाँ इन्वेस्ट किए? आप पोल्ट्री फार्म से शुरू हो, आप डेयरी फार्म जी से शुरू हो, जी, शुक्रिया, बहुत बनाएं, बहुत शुक्रिया आप शकूर साहब। मैं इसका जवाब जो है वो ले लेता हूँ कि ये तो हम आदत बना रहे हैं, क्या बेहतर करने के लिए भी, करामत शहरी बनाने के लिए भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल मैम, इसका भी जवाब दीजिएगा। और बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 to 35 सेकेंड्स है, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो। जी देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे इकदाम ऐसे किए गए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, बहुत सारे सीएम इनिशिएटिव्स ऐसे आए हैं जिसमें आप देखें कि तालिब इल्मों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर नौजवान जो हैं उनके बिज़नेस के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, घर बनाने के लिए जो है उस पर काम हो रहा है। फिर आप देखिए कि लाइफ स्टॉक में बड़ा काम हो रहा है कि देहातों में जो ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करने के लिए, इवन कि फैमिलीज़ को भी, जहाँ फाइनेंस अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। तो इस सारी चीज़ों पे काम हो रहा है और एट अ टाइम काम हो रहा है। सब डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी इनिशिएटिव्स के साथ, अपने अपने जो सीएम के इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ वर्किंग पोजीशन में और बेहतरीन काम किया जा रहा है। और उस तबके का भी हमने ख्याल रखना है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, और उनको थोड़ी बहुत जो है वो इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही शहरी और उनकी भी हमने हेल्प करनी है। उम्मे फरमा हमदानी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। जो आवाम के जो सवालात थे और कोशिश की है कि हम उनका जो है वो हल निकाल सकें, और जो लोगों को मसाइल थे उनके हवाले से भी आपने तफसीलन आगाह किया कि किस तरह ये मसाइल हैं और किस तरह जो है वो उसके ऊपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। सुहेरा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। आपने तफसीलन बताया कि अब कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से आपने तफसीलन जो है वो कहा किया। अनफॉर्चुनेट है कि केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये केसेस कम होंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है घर के बारे में। हम लोग अपना घर जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद ये फ़ैसला करते हैं कि अब हमें अपना घर बनाना है। और फिर कुछ लोगों के साथ इसी प्रोसेस में जो है वो स्कैम हो जाता है। कुछ लोगों को जो है वो कानून के बारे में भी नहीं पता होता कि हमने जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट किस तरह करना है, किसके पास जाना है। कुछ लोग जो हैं वो किसी बिल्डर के पास या किसी जो है वो कॉलोनीज़ के अंदर जाके अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ जो हैं वो ये, अगर उनको जो है वो प्लॉट या जगह जो है वो सही मिल गई है, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब हम खुद रॉ मटेरियल लेंगे और उसके बाद जो है वो घर बनाना शुरू कर देंगे। कानून क्या कहता है, किस तरह की सहूलियत जो है वो हमें मुयस्सर है, अगर कोई हमारे साथ स्कैम हो जाता है तो हमने फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नासिर मुश्ताक मंगा साहब, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट हैं। स्पेसिफिकली आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे ये जो हमारे हाउस रिलेटेड जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं और किस तरह जो हम इससे फ़ायदा उठा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनुशे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने बात करनी है टीनेज के हवाले से। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं, ख़ास हमारी उम्र आती है टीनेज, जिसमें हम देखते हैं कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है,
ख़ास तौर पर हमारी ये जो जनरेशन जी है जो कि बाहर भी नहीं निकल रही और घर में बैठ के अपने सिर्फ स्क्रीन टाइम एंजॉय कर रही है, उनके अंदर ये ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके अंदर झगड़े, फसाद, एक दूसरे से लड़ना, फिर इन्हीं से रिलेटेड जब ये सारे इश्यूज़ इनके रिजॉल्व नहीं होते तो फिर इनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और ये जो हमारे ये जो टीन एज है इसमें किस तरह इन चीज़ों का जो है वो मुकाबला करने, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अनुषा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुषा, मैं स्टार्ट आपसे ही करना चाहूँगा। टीन एज को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि किस एज से लेके किस एज तक ये जो टीन एज है, इसमें हम यंग एडल्ट्स भी कुछ ऐड करते हैं, तो वो यंग एडल्ट्स कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो जो टीन एज है ना उसका ड्यूरेशन स्टार्ट होता है 13 to 19 ईयर्स। ठीक है, 13 से लेकर जो 19 साल तक का जो ईयर है ना उसको हम टीन एज काउंट करते हैं, यानी कि नौजवानी का उम्र होगी, बलोगत। ठीक है, इसमें बच्चा जो है मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, मैच्योर होता नहीं है। ठीक है, इसमें जिस तरह 13 ईयर से स्टार्ट होकर 19 ईयर तक वो सारी की सारी उसकी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं? उसके हार्मोनल चेंजेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे गौर फिक्र होती है इसमें। ठीक है, हार्मोन चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, जिस तरह एस्ट्रोजन लेवल देख सकते हैं। ठीक है, और मेल्स के अंदर हम टेस्टोस्टेरोन देख सकते हैं, ओवरऑल देखें तो प्रोजेस्टेरोन देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो मिलकर उसके अंदर फिज़िकल, ठीक है, एड्रेनल हार्मोन्स, ठीक है, और उसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इसी वाले ड्यूरेशन के अंदर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। अच्छा, इसी दौरान मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहनी दबाव, जिस्मानी चेंजेस, ठीक है, फ़िज़िकल चेंजेस हो गई ना, साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसी एज में स्टार्ट हो जाती हैं डेवलप होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसमें अब समझने की क्या ज़रूरत है कि हमने अब वो शख्स तो गुजर रहा है इन सारे चीज़ों में से, तो फैमिली इसमें किस तरह सपोर्ट कर सकती है? दूसरा, हमें किस तरह पता चलेगा कि अब ये जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं इसमें हमें एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत भी है, एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत भी है? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इस एज में होता है कि ना स्कूलिंग हो गई, ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स होते हैं जिसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट्स हमारे। ठीक है, पेरेंट्स के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी कंसंट्रेशन के बगैर टीन एज वाला जो ड्यूरेशन है ना वो अधूरा है। ठीक है, क्योंकि इसमें उनकी स्कूलिंग से लेकर उनकी बड़े होने तक की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पेरेंट्स की, ऑब्वियसली वैसे ही पेरेंट्स की हैं, लेकिन ये सबसे नाजुक पीरियड होता है। इसमें जो बच्चे ने सीख लिया, जो अडॉप्ट कर लिया, जो अपने अंदर इम्पैक्ट ले लिया, वही उसका लॉन्ग टर्म चलने वाला इम्पैक्ट होता है। इस पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, हमने आज बात करनी है घर के हवाले से। मैं ज़रा चाहूँगा कि नाजरीन को बड़ा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि कौन से सेक्शन में जो है वो ये लॉज वो अगर ख़ुद भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं और किस तरह के कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रोई टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया, और स्पेशली जो होम मेड लॉज हैं, जो घर से मुताबिकत रखने वाले कवानीन हैं, उन पर बात ये जो इस टॉपिक उन्होंने उजागर किया है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि घर, ज़ाहिर बात, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ज़मीन का अपना होना ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ ये है। अब ज़मीन का अपना होने के लिए सबसे पहले इंटाइटलमेंट आपकी होना ज़रूरी है। अगर आप किसी से ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि उस पर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई अदर किसी कोर्ट में केस तो उस पर नहीं चल रहा, या अगर वो सोसाइटी है, क्या वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो किन किन इदारों से रजिस्टर्ड है। लेट्स सपोज जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको रजिस्टर करते हैं, NOCs देते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के प्रोविंशल्स गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं, तो सबसे पहले वहाँ से ये कवानीन वगैरह, उनकी अलॉटमेंट लेटर्स वगैरह को देख लें कि क्या आया ये सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं, या वो जो लैंड प्लॉट ले रहे हैं क्या उसकी मलकियत उसी बंदे के पास है जिसे वो परचेज़ कर रहे हैं। नासिर साहब, मैं चाहूँगा इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। एक शख्स है, उसके पास उसने कुछ लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे इकट्ठे होते हैं, या कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से उनके पास पैसे पड़े होते हैं। अब वो सबसे हमारे यहाँ सेफ़ जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की समझी जाती है। एक शख्स है, उसने अब अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है? जैसे आपने बताया कि NOC का देखना है, सोसाइटी के अंदर देखना है, या अगर सोसाइटी से बाहर कहीं पर प्लॉट मौजूद है तो उस चीज़ को देखना है। अब तो अपार्टमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा कल्चर आ रहा है, तो उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, अब वो तो लैंड तो कोई भी हो सकता है। अब हम स्पेसिफिकली सोसाइटीज़ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम ज़रा कर लें, क्योंकि अगर आप लैंड्स पे आते हैं
वो तो कहीं पर भी आप अपना ज़मीन लेकर अपने घर की तामीरात शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप MDAs या जो भी इदारे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनसे आप देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो है ना घर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं अब सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुल्तान की बात करें तो हमारी सोसाइटीज़ जो हैं MDA से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ये आप चेक कर लें। उसके बाद अगर फाटा पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसमें न्यू मुल्तान, गुलगश्त, मुमताज़ाबाद आता है, तो फिर उसके अप्रोप्रिएट दफ्तर में जाएंगे, वहाँ से पता करेंगे क्या ये जो प्लॉट्स हैं या जो घर हैं उनका रिकॉर्ड दुरुस्त है, क्या ये जो नॉमिनेशंस आ रही हैं, इंटाइटलमेंट्स आ रही है दुरुस्त हैं। जब वो आपको वेरीफाई करें तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, अब हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें लोगों के साथ स्कैम्स भी तो हो जाते हैं, वो फाइल का भी चक्कर होता है और कुछ के पास जो है वो अलॉटमेंट होती है। तो वो ज़रा फ़र्क बताइएगा कि अगर किसी के पास फाइल मौजूद है, क्या उसके पास ओनरशिप मौजूद है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो सोसाइटी का मकसद ये होता है कि सोसाइटी फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेस है, उसको आप कह लें भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ 10 मरले की जगह है, ठीक है, तो उसके बाद वो सारी जो उसकी प्लॉटिंग, सेक्शनिंग, सारा कुछ हो के वो सोसाइटी में अप्रूव्ड होती है कि जी इसमें इतने प्लॉट्स हैं, इतनी सड़कें हैं, इतने इसमें पार्क्स हैं, इतनी मसाजिद हैं, और उसका एरिया, कवर्ड एरिया, और जब आप उसमें घर भी बनाते हैं, इवन वो आप जाके उसका नक्शा जो है वो सोसाइटी से अप्रूव्ड करवाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब आप इन मराहल से गुजरते हैं, सबसे पहले जब कोई भी लैंड ओनर, कोई भी प्राइवेट पर्सन सोसाइटी बनाने लगता है तो वो अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाता है। रजिस्टर करवाने के बाद फिर वो बेल्टिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ये बेल्टिंग के प्रोसेस को ज़रा आसान करके समझाइएगा। अच्छा, इसको आप यूँ देख लें जैसे आपने कोई भी ज़मीन खरीद ली, उसका एक आपने नक्शा बना लिया, फर्जी सा नक्शा बना लिया, ठीक है। सबसे पहले आप जो फर्जी चीज़ें होती हैं उसको आप कह सकते हैं नॉमिनेशंस हो गए, पेपर्स हो गए, आपके अलॉटमेंट हो गई। अब बट द थिंग्स आर इन एयर। उसके बाद बेल्टिंग, इट्स मीन कि आप चीज़ें फिजिकल होना शुरू हो गई हैं कि ये प्लॉट है, प्लॉट नंबर फलां है, उसका रिकॉर्ड उस सोसाइटी के पास भी मौजूद होगा और उसी का रिकॉर्ड उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी मौजूद होगा, यानी कि MDA के पास भी मौजूद होगा और कॉर्पोरेशन के पास भी मौजूद होगा। वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जी आप ये फिजिकल भी है या नहीं है। ठीक है, जब बेल्टिंग हो जाती है उसके बाद वो जो फाइल है वो एक प्लॉट की सूरत में वो जो है कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, इसमें कि अब वो फिजिकल है बट ओरिजिनल फाइल जो होती है वो एक इदारे के पास होती है। समटाइम जो प्राइवेट जो सोसाइटीज़ होती है वो ओरिजिनल फाइल ऑनर्स को भी दे देते हैं, बट हमेशा जो एक रिकॉर्ड इदारे के पास ज़रूर मौजूद होता है। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने लगें तो काइंडली जो है ना, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और जो असल सोसाइटीज़ हैं उनसे आपने जाके कंफर्म करना कि क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त है या गलत है। अच्छा, इसमें अब ज़रा बताइएगा कि मलकियत के कानून हैं, उसमें जो है वो फ़ाइल तो मैंने पैसे दिए, ये तो बहुत सिंपल है कि मैंने फ़ाइल जाके सोसाइटी ओनर को पैसे दिए और उससे जाके फ़ाइल ले ली, लेकिन इसमें मैंने अपने नाम भी चढ़वानी होती है, वो वाले सारा कानून बताइएगा कि वो वाला प्रोसेस क्या है। देखिए, उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक प्लॉट किस्तों पर चल रहा है, ठीक है। एक डीलर आपके पास आता है, वो ये कहता है जनाब के जो है ना ये प्लॉट है और इतने में ये मिल रहा है और ये फाइल है। बेसिकली वो फाइल जो अलॉट होती है वो फर्स्ट ऑनर के नाम होती है। अच्छा। वो चल रही होती है, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑनर से मुराद वही जो सोसाइटी का ओनर। नो, सोसाइटी ने जब वो उसकी बेल्टिंग होगी उसके बाद कोई भी XYZ वो पर्सन जाके उसको परचेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैद उसको परचेज कर लेता है, उसके नाम की वो फाइल प्रिपेयर हो जाती है और वो प्लॉट उसके नाम हो गया। लेकिन अगर उससे पहले किसी ने परचेज नहीं की तो फिर उससे पहले किस्तों पे नहीं आ सकते? नहीं, वो तो सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट जाहिर बात है कि सोसाइटी उसको सेल कर रही है तो किसी न किसी शख्स के नाम सेल करेगी। अब इसमें हुआ क्या, होता यह है कि उसने कर दी, अब वो फाइल आगे लेट्स सपोज वो घर लेकर आ गया, फिर वो उसको बेचते हैं डीलर के हाथ, डीलर दर डीलर। अब एंटाइटलमेंट पहले बंदे के नाम है। अब इसमें एक और भी टेक्निकल स्कैम है, मैं इसको जो है ना मतलब आई डोंट वांट टू कि थोड़ा सा इसको वो करूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी ये सुन भी रहे होते हैं। और ये हमारे माशरे में ना सर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है जिस चीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि हम लोग ज़वाल पजीर हो रहे हैं, हम नॉलेज लेना नहीं चाहते। मकसद ही आज के प्रोग्राम का ये है कि सबसे ज़्यादा स्कैम हमारे यहाँ आजकल प्रॉपर्टीज़ में हो रहा है। हमारे यहाँ तो आजकल वैसे भी एक फिजा चल रही है मुल्तान में कि प्रॉपर्टी की जो बहुत डाउन है, जब वो बेचने के लिए, जब खरीदने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो ये यहाँ इन्हीं स्कैम से बचने के लिए तो आज का मकसद है ये प्रोग्राम का, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। यस, सबसे पहले ओरिजिनल फाइल देखें, ओरिजिनल फाइल देखें, सोसाइटी से जाके वेरीफाई करें और फिर जाके आप रेगुलेटरी अथॉरिटी से वेरीफाई करें। लोग ये 3 स्टेप्स नहीं फॉलो करते। लोग स्कैम हो जाता है। यस, वो कहते हैं जी इस डीलर ने जी देखें जी एक प्लॉट उसने ली 50 लाख की एक फाइल ले ली, उन्होंने कहा जी जैन मैन ठीक है, उसने 60 की बेच दी, उसने 70 की बेच दी, जी जैन मैन है। अब फॉर एग्जाम्पल पहला ऑनर मर गया, कहानी 0 पर आ गई, उसके लिए आप फिर कोर्ट में जाएंगे, लिटिगेशन शुरू, आप 0 पर आ गए और उनके जो लवाहिकीन है वो फिर आपके साथ जो है वो केस कर देंगे और फिर केस चलता रहेगा।
अच्छा, उसमें फिर दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि जब लेट्स सपोज कि पेपर्स की कोई वेरिफिकेशन नहीं करता यहाँ पर, वो और पेपर्स के बारे में भी बताइएगा, उसका वेरिफिकेशन किस तरह के, वो जो पेपर्स मैं समझना चाह रहा हूँ, उस फाइल के अंदर किस तरह के पेपर मौजूद होने चाहिए? देखें, उसमें सबसे पहले उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उस सोसाइटी के जो NOCs हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अब जैसे लाहौर पिंडी में मुख्तलिफ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, फिर गवर्नमेंट से NOCs होना ज़रूरी है। ये हमारा बेसिक चैप्टर है कि वो सोसाइटी हर लिहाज से हर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको इजाजत है कि अब आप बना लें। आपने तमाम लॉज रेगुलेशन फॉलो किए हैं, सड़कें बनाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, उसमें आपने जो है जो भी सैनिटेशन है वो प्रोवाइड की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रहा था कि जी बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, इसको जो है वो कवर कर लें, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद यहीं से इस बात को तफसीलन जो है वो शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नासिर साहब हमें बता रहे थे तफसीलन कि किन किन चीज़ों का जो है वो हमने ख्याल रखना है जब हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। नासिर साहब आपने एक चीज़ बताई कि हमने जो है वो पहले NOC देखना है, रजिस्ट्रेशन देखना है, उसके बाद आगे जो है वो मराहिल बता रहे थे कि उसके उस फाइल के अंदर हमने मज़ीद क्या चीज़ें देखनी है। अच्छा, अब ये यहाँ तक ये बात हो रही है कि ये फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं क्या ये जो प्लॉट था या ये जो फाइल है किसी के नाम ट्रांसफ़र हुई है, वो आपने वेरीफाई कर लेना है। और फिर वेरीफाई करने के लिए आपने सोसाइटी में ज़रूर जाना है, जिस डिपार्टमेंट जिस सोसाइटी ने उसको इशू किया है। ऐसा नहीं है कि आप ना आप किसी भी शख्स पर रिलाई करते हुए आप वो ना वैसे ही ले लें कि जी ये हमारा जो है ना रिलेटिव है, डीलर है या व्हाटएवर, लेकिन आप अपने सेंसेस को काइंडली बहाल रखिएगा। उसके बाद ये आप देख लें कि जी इस प्लॉट का स्टेटस क्या है। फिर होता क्या है कि सम टाइम प्लॉट्स किस्तों पे चल रहे होते हैं। जी, इसमें ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त क्या लीगल स्टेटस है? नहीं, उसमें जो ऑनलाइन जाहिर बात है उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो गवर्नमेंट ऐसे लॉज को जनरेट करे कि जिससे जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं उनका सारा डाटा ऑनलाइन हो, या और इधर से जो अपना गवर्नमेंट के इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अपना डाटा ऑनलाइन करें। बट आई डोंट थिंक सो इस वक्त पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ये सहूलियात मुयस्सर हैं। ठीक है, आपको वो MDA या फिजिकली ही जाना पड़ेगा, MDA या कॉर्पोरेशन जाना पड़ेगा अपनी फाइल लेके कि मैं ये फाइल लेना चाह रहा हूँ, उसका कोई नंबर वगैरह आप उनको बताएं। जाहिर बात है जब आप फाइल परचेज कर रहे हैं या किसी डीलर के थ्रू, तो जाहिर बात है कि आप वो आपको बताएगा नहीं यार ये प्लॉट है, ये चीज़ है, वो आपको फिजिकल विजिट करवाएगा। ठीक है, तो आप खुद उस चीज़ को ऐसे फिजिकली जब तक आप उसको नहीं वो करेंगे तो वो आगे इनहांस नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये लोगों ने कर लिया, ये तो लेजिटिमेट हो गए। कुछ लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे फंस जाती है जो रजिस्टर्ड नहीं थी सोसाइटीज़, तो वो फिर उनके लिए किस तरह के मसाइल देखें? ये उसके बाद वो उसकी लीगल रेमेडी तो ये है कि आप उसके जो मालकान, जो उस अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, उनके ऊपर धोखे का जो है वो फिर केस होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और सिविल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वक्त CM साहिबा ने मैं इस फोरम पे बैठ के आई विल अप्रिशिएट हर, उन्होंने जो अभी लैंड ऑर्डिनेंस 2025 इनिशिएट किया जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कमेटीज़ उन्होंने बनाई हैं, जिसमें 90 डेज़ में जो पोजेसन है वो ओरिजिनल ऑनर्स को दिया जाएगा। और उसके जो है ना आप अगर कोई आपके साथ ऐसा इशू है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद वो जाहिर बात है उसकी एक प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और विद इन 90 डेज़ अगर आप ओरिजिनल ऑनर हैं तो आपको पोजेशन भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब किस्तों वाली उस पर हम बात कर रहे थे। एक तो हमने लैंड हमने खरीदी जिसका फर्स्ट एंटाइटलमेंट ही आपके पास आ गई है। अब एक ऐसी लैंड है जिसके ऊपर किस्तें चल रही थी। अच्छा, जिस पे किस्तें चलें फिर उसका शेड्यूल, उसका ना शेड्यूल उसमें लिखा हुआ होगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपने सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो किस्तें अदा नहीं की तो सोसाइटी आपका प्लॉट कैंसिल कर देती है। अब सोसाइटी फाइल चल रही है, सोसाइटी के कागजों में तो वो प्लॉट कैंसिल है, वो प्लॉट फिर वो किसी और को सेल कर देंगे। क्योंकि जब आप प्लॉट लेते हैं ना फर्स्ट ऑनर, आप बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर रहे होते हैं सोसाइटी के साथ कि मैं इन टर्म्स पे ये जगह आपसे ले रहा हूँ और इन टर्म्स पे आपको ये मैं अपना पैसे दे रहा हूँ। आप लोग को टर्म्स ही नहीं पढ़ते, बस गया साइन किया
तो असल बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि फॉल्ट है वहाँ से फिर शुरू हो जाता है। ठीक है। एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा इंक्वायर किया करें, जो पेपर्स आपको कोई डिपार्टमेंट में देता है उसको पढ़ा ज़रूर करें। अच्छा, इसी में अपार्टमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा जी। कल्चर आ रहा है, हम देख रहे हैं मुल्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोग वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो ओनरशिप किसकी होती है? क्यों कहा जाता है कि ग्राउंड की ओनरशिप तो आपके पास रहती है, लेकिन अगर आपकी अपार्टमेंट्स की ओनरशिप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ उसका होता है कि वो ख़त्म होती जाती है, या अगर बिल्डिंग के साथ कोई कोलैप्स कर जाती है तब भी ओनरशिप आपकी चली जाती है, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इस बारे में मैं थोड़ा सा एक बुनियादी तौर पे एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि हर बंदा थोड़ा सा शायद अगर उसको अवेयरनेस पहुँच गई तो ये भी एक सदका जारी है। जब भी कोई लैंड होती है, ज़मीन में सबसे पहले जो हमारे पंजाब में जो या हमारे मुल्क में जो उसको यानी मेजर करने के जो पैरामीटर सबसे पहले खेवट होती है, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल जी 10 मुरब्बे हैं या 5 मुरब्बे, उसके बाद खसरा आ जाता है, एक प्रॉपर किला नंबर और उसके एकड़ नंबर, उसके बाद ना जो कब्जा नंबर है वो भी मेंशन होता है। ये इन 4-5 चीज़ों को प्लीज़ आप लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया करें। सम टाइम होता क्या है, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी जो है ना वो डिबेट को जल्द से जल्द क्लोज भी करूं और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं। आपने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो अगर वो सोसाइटी नहीं है तो अपने पटवारी से ये कंफर्म कर लेना है कि जिस खसरे में मैं ये जगह ले रहा हूँ क्या ये पोजेशन भी कागजों में वही है। okay. होता क्या है कि आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो एक और खसरे में होती है, कब्जा भी ले लेते हैं, और फिर जब वो प्रॉपर्टी महंगी हो जाती है फिर असल मालिक आ जाता है, जनाब कागजों में तो मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दानिस्तगी में हो रही होती हैं। एटलीस्ट आप पटवारी से वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड टलरा से भी तो किया जा सकता है ये। देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, अब डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं और डिफरेंट लॉज प्रिवेल कर रही हैं, ठीक है। अब ये देखना ना कि वो चीज़ है क्या जो आप ले रहे हैं, आया कि वो क्या गवर्नमेंट की सोसाइटी से है, आया कि वो प्राइवेट सोसाइटी से है, आया कि वो वैसे ही कोई ज़मीन है, ठीक है। तो फिर ये देखना कि क्या वो कमर्शियल भी है या नहीं है। अगर इसको सम अप करें जी, तो जिधर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने उसको उसके मुतलका इदारे से वेरीफाई करना है। सिंपल अगर हम उसको करें कि वो खसरा नंबर और ये सारी वो टेक्निकलिटीज हो जाएंगी। आपने एक लैंड जगह जो है वो परचेज की, उसके बाद जाके ये चेक करें कि उस इदारे से क्या ये वाकई ही वहाँ पर लैंड मौजूद है और ये क्या सोसाइटी रजिस्टर्ड है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी, आप ठीक हैं और सवाल कीजिएगा जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि पीछे टीवी की आवाज़ को थोड़ा कम कर लीजिएगा। सर ये जो हम सोसाइटी में प्लाट वगैरह अरेंजमेंट करते हैं सर, परचेज करते हैं, तो उसका अच्छे तरीके से किस तरह करें कि बंदे को उसका कब्जा वगैरह और उसकी इंस्टॉलमेंट ये बाद में उसके किन किन चीज़ों को मिसाल से करना पड़ता है सर, वो उसके बारे में थोड़ा हमें गाइड दीजिए। जनाब यही बता रहे थे नासिर साहब कि आपने जिधर भी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से उसके मुतलका इदारे से जाके वेरिफिकेशन कर लें, पटवारी हजरात से जाके ये पूछ लें कि क्या एंटाइटलमेंट इन्हीं के पास है जो ये बेच रहे हैं, फर्स्ट ओनर उसका कौन है। उसी के साथ जिस जो कॉरपोरेशन का इदारा है या एमडी है वहाँ से जाके चेक कर लें कि क्या ये सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है। बस बुनियादी से ये असूल जो है वो अपने जहन में रखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करेगा कि स्कैम आपके साथ नहीं होगा। यही है जनाब। ऐसे देखिए सबसे पहले वेरीफाई कर लें, ऐसा ना करें कि आपको कोई बंदा फाइल उठा के दे रहा है। अब सोसाइटीज़ वाले क्या करते हैं, आपको तो प्लान का भी नहीं पता होता, एक आम लेमैन को उन्होंने क्या कि एक प्लॉट की 10 फाइलें निकाल, बिल्कुल 20 निकाल दी, वो भी ले रहा है, 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 लेकिन नाम एक ही के नाम होगी, एक्चुअल ऑनर उसका एक ही होता है। अब होता क्या, हाँ जी ठीक है, जैसे गुलबर्ग, सॉरी मैं नाम नहीं लेना, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिनके स्कैम्स चल रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि जो आवाम है, आप लोग जो पैसा कमाते हैं भाई, वो बड़ी मुश्किल से हर बंदा कमाता है हक हलाल का, और आप किसी भी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं कि वो साल साल आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल ना सकें। ये वाला भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि 4-5 जगह पे जो है वो फाइल जो है वो इधर उधर बिकी हुई होती है। इसका किस तरह पता लगाया जा सकता है? देखिए वंस अगेन बात तो ये है ना कि सबसे पहले आप अपने कोर इदारों से वेरीफाई करें ना जाके, हाँ जी ये फाइल मैंने ली है, मुझे बताएं, इसकी वेरिफिकेशन करें। अच्छा नहीं,
वो तो वेरिफिकेशन मैंने कर ली ना कि ये फाइल भी ठीक है, जगह पे रजिस्टर्ड है, ओनरशिप भी इसी शख्स के नाम पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 18 और बंदों को भी ये फाइल बिकी हुई है? देखें बात ये है, ये अगर इस किस्म के दो क्राइम्स होते हैं, या तो वो सोसाइटी खुद क्राइम कर रही है, इस क्राइम में वो सोसाइटी इन्वॉल्व है, ठीक है, आपकी गलती की वजह से नहीं हो रहा बल्कि सोसाइटी आपके साथ क्राइम करना चाह रही है। एग्जैक्टली, और ऐसी सोसाइटीज के खिलाफ नैब ने क्रैक डाउन किया हुआ है। ओके, तो वो स्टेट आपकी हेल्प कर रही है, स्टेट मौजूद है इसमें जी, इसमें वो चल रहा है। अब सीएम साहिबा ने जाहिर बात है जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें हम जो है वो क्योंकि बुनियाद अब हमने सेट कर ली है और उम्मीद करते हैं कि लोग इस पर अमल भी करेंगे। इसमें ना मलकियत के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज़रा हमें समझा दीजिएगा। लेकिन मैं अनुषा की तरफ ज़रा आना चाह रहा हूँ। टीनेज पे हमने ज़रा बात करी है। अनुषा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, होप यू आर एंजॉयिंग दिस टॉपिक। अच्छा, ये बताएं कि टीनेज में जैसे हम बात कर रहे थे, बस ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लोगों में ये ज़्यादा क्यों होते हैं? कुछ जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ क्यों चले जाते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन ये बहुत ज़्यादा होता है, फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है कुछ बच्चों में। अच्छा, इसकी जो बेसमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जस्ट लाइक एक बच्चा है, जब पेरेंट्स को पता चल रहा है कि बच्चा एक स्पेशल एज के अंदर आ गया, लाइक 13 एज में आ गया है, तो उसको बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा। अब बच्चा स्कूल भी जाएगा, अब बच्चे के फ्रेंड्स भी बनेंगे, टीचर से भी उसका इंटरेक्शन होगा, बच्चा बाहर जाएगा, लोगों को देखेगा। पहले तो बड़ा पेरेंटिंग चल रहा था ना, 13 साल तक 12 साल तक वो घर में था, तो उसको मतलब जिस तरह एक प्रॉपर मैच्योरिटी लेवल में बच्चा जाना शुरू हो रहा है, तो डिफरेंट तरह के उसको लोगों से मिलना पड़ेगा। अच्छा, समटाइम इसमें ना मेजर रोल फैमिलीज़ का ही है, पेरेंट्स का ही है। पेरेंट्स अगर बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हैं, अब जिस तरह जॉबियन पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस होते हैं, वो पूरा दिन अपने बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जॉब में देख रहे हैं, वहाँ पर बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिस टाइम पे बच्चे को पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, उसकी स्किल्स को देखा जाए, वहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से इग्नोरेंस आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो मेन वो है कि सोशल मीडिया आ गया है। अब जो मोहब्बत, जो प्यार, जो पेरेंटिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए थी, अब वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं, अब वो स्क्रीन से ले रहे हैं, अब वो मोबाइल से ले रहे हैं। वो जो कंटेंट वहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल अब बच्चे एहसास कमतरी का भी स्टेज में शिकार होते हैं कि भाई उस बच्चे के पास ये भी है, वो भी है, में सोशल मीडिया की वजह से ये भी है, उसके पास वो भी है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके बाबा उसके साथ कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, कितने प्यार से उससे बात कर रहे हैं, उसको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो एहसास कमतरी जो है बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर बन रहा है ना वो ये है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है ना, तो वहाँ पर बैठ रहा है, देख रहा है कंपटीशन, पढ़ रहा है, पूरा दिन पढ़ रहा है, घर पर जाता है तो पेरेंट्स की वैसे तो उसकी तरफ फोकस है नहीं, लेकिन फोकस किस चीज़ में है कि आपने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, आपने इस कज़न से ज़्यादा नंबर लेने हैं। उस बच्चे को देखो कितना पढ़ता है, आपने उस तरह से पढ़ते, तो बच्चा को कंपटीशन में ले आते हैं। हालांकि जो चीज़ उनको चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, उनकी स्किल्स के ऊपर बात करनी चाहिए, उनकी हॉबीज़ पे बात करनी चाहिए, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए। वहाँ पर उन सारी चीज़ों को देखने की बजाय जब बच्चे के ऊपर फोकस ही कंपटीशन वाला ला के छोड़ा हुआ है, तो बच्चा जहनी दबाव का भी शिकार होगा। ठीक है। अच्छा अनुषा, जैसे बच्चा जहनी दबाव का शिकार हो रहा है, इसमें आजकल नहीं, इस एज में जनरली यही होता है कि हम कॉलेजेस में, जब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा होता है, बिल्कुल मैट्रिक 16-17 में जब होते हैं, तो इस वक्त अगर उनको घर से मोहब्बत ना मिल रही हो तो बच्चे बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल फिर बच्चों पे बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और अब पेरेंट्स को पता किस तरह चलेगा कि जो है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है बच्चे के ऊपर, जो है वो कुछ चेंजेस इसमें आ रहे हैं, कोई बिहेवियरल चेंजेस होंगे बच्चों में? बिहेवियरल चेंजेस तो होंगे, ऑब्वियसली होंगे। देखें, अब जब बच्चे को प्रॉपर उस तरह से मोहब्बत नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है घर से, तो वो चीज़ें, वो मोहब्बत वो बाहर देखना ढूंढ शुरू कर देगा। अब वो फॉर एग्जांपल अब क्लास में बैठ रहे हैं, इस बात को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा नाज़रीन। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिबेट को यहीं से जो है वो डिस्कशन को यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो बैक बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम टीनेज के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कि बच्चों में इस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और ये एज भी कुछ इस तरह की होती है जिसमें बच्चा कुछ ज़्यादा ही जो है वो चिड़चिड़ा होता है, और जो है वो उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस बात तफसीर अनुषा हमें समझा रही थी कि पेरेंट्स का इसके अंदर किस तरह का रोल है। अनुषा, इसमें आप बता रही थी कि अगर पेरेंट्स जो है वो उनसे सख्त रवैया रखते हैं या उनके साथ मोहब्बत नहीं करते, तो बच्चे बाहर जो है वो मोहब्बत ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा तफसीरन वो बात को कंटिन्यू कीजिएगा जो आप करेंगे। अच्छा, इसमें मैं यही बता रही थी कि जब बच्चे को वो सारी सपोर्ट, वो मोहब्बत घर से नहीं मिल रही होगी, मतलब मोहब्बत तो ऑब्वियसली पेरेंट्स करते ही हैं, लेकिन उनका मोहब्बत करने का तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है।
तो वो जस्ट बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्डर्स, अपने रूल्स के बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। उस सारे चक्कर में बच्चा जो है ना बीच में कहीं दूर रह जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी स्किल्स, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो कहीं दूर रह जाती है। अब वो पॉजिटिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है नेगेटिविटी में। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको इस तरह के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स की जब घर की बातें सुनता होगा वहाँ से वो शुरू हो जाता है कि भाई इतना प्यार करते हैं आपके घर वाले, मुझे तो नहीं होता, मेरे तो मम्मा पापा पूरा पूरा दिन घर रहते हैं, शाम को आते हैं तो आके कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो ये वाला। अच्छा, दूसरा कुछ फ्रेंड्स इस तरह के मिल जाते हैं जिसे कहते हैं ना पीर प्रेशर, फ्रेंड्स की कंपनी बहुत मैटर करती है, और इस एज में बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है फ्रेंड्स पर, टीचर्स पर, बाहर के लोगों पर। इन केस ऑफ अगर उसको वो चीज़ें घर से नहीं मिल रही तो बिल्कुल ठीक है, अगर देखिए एक बच्चे को घर से मुकम्मल प्रॉपर केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा, तो वो मजाल है वो किसी बाहर जाकर अच्छा, किसी पर ट्रस्ट भी करे। ये तो फिर बड़ा मॉलिकॉडल सा बच्चा हो जाएगा ना, अगर उसको बिल्कुल ही ध्यान रखा जाएगा, हर चीज़ उसको प्लेट में की जाएगी, तो उसको तो ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा ही नहीं होगा। उसको थोड़ा सा तो बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ऑब्वियसली बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन जो कहा जा रहा है ना कि राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे में बता के बाहर भेजा जाए, यहाँ पर बात ये हो रही है। अच्छा, चलें एक्सट्रीम अगर पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट है या पेरेंट्स का जो है वो रवैया थोड़ा सा हार्श है बच्चे के साथ, तो जब बच्चा बाहर जाता है और वो बाहर जब मोहब्बत ढूंढना शुरू करता है, तो किस तरह के मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं, जिसके ऊपर पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए और उस बच्चे को भी ज़रा आगाह कीजिएगा जो इस वक्त हमें सुन रहा होगा। आजकल जो कॉमनली है ना, जिसमें मैं बात करूँगी, जो सबसे कॉमन हो चुकी है, दिस इज़ द एडिक्शन, ठीक है, ड्रग्स, स्मोकिंग, वेप, जो ये नॉर्मल किस्म के आए हुए हैं छोटे मोटे, पीयर प्रेशर की वजह से गैदरिंग इस तरह की मिल जाती है। और मैं नॉर्मली भी फिर रही होती हूँ, मैं देखती हूँ बाहर, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं 10th 11th क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, इवन के 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी, वो वेप हाथ में पकड़ी हुई है आराम से। अच्छा, जब कोई देख लेगा वो फ़ौरन से उसको हाइड कर लेंगे, उनको पता है कि काम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है किसी को उनके ऊपर। अब यही बच्चे बड़े होकर इतने बड़े एडिक्ट बन जाते हैं, और यहीं पर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमारा बच्चा यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया। अच्छा, जैसे एडिक्शन का शिकार हो रहा है बच्चा, और इस एज में तो वैसे भी जब हम लोग भी इससे गुजर रहे थे तो हम लोगों को लगता है कि सारा कुछ हमें सारा पता है और हमसे बेहतर कोई नहीं है, और एक पेरेंट्स के दरमियान में आपका जो है वो गैप भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसको किस तरह फिल किया जा सकता है, क्योंकि एज ही इस तरह की है कि जिसमें बच्चा जो है वो जज्बाती भी है और वो फिर ग्रो भी करना चाह रहा है। ये ऑटोमेटिक है सब कुछ। देखिए, इस एज के अंदर बच्चा आएगा और हम ये रोक नहीं सकते कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस ना हो, उसके अंदर थायराइड चेंजेस ना हो। ये हार्मोन्स का चेंज होना ये नॉर्मल है, ठीक है। 13 to 19 बच्चे के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। समझने वाला यहाँ पर किसको होना चाहिए? पेरेंट्स को। अच्छा, अब मैं सारा कसूर पेरेंट्स को नहीं दूंगी, बच्चों का भी होता है ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें ना मेन चीज़ जो है पेरेंट्स की है, ठीक है। पेरेंट्स का ये है, जिस दौर में उनकी परवरिश हुई है ना, जिस दौर में वो बड़े हुए, जनरेशनल गैप है, वो प्रैक्टिकल होकर उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, उनकी लाइफ डिफरेंट थी। अच्छा, वही सारी एक्सपेक्टेशंस वो आजकल की जनरेशन से लगा कर बैठे हुए हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हर जनरेशन अपने से पहले वाली जनरेशन के बारे में कहती है कि वो जनरेशन अच्छी थी, हम बहुत अच्छे थे, ये जो है वो खराब है। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल हिस्ट्री में पीछे चलते जाएं तो जिस जनरेशन को आप उठाएंगे कहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे थे, अब जो बच्चे हैं ना वो खराब हैं। तो ये किताबों में लिखा जा रहा है, इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं। जनरेशन जेड में कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स को जो है वो देखने की जरूरत है। ये कंपैरिजन करना होगा कि जिसमें हमारी परवरिश हुई है, जिसमें हमारी ग्रोथ हुई है, वो सब डिफरेंट। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम तहामा भाई, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ। जी शकूर साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरे भी साइकोलॉजी के हवाले से काफी ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे जो लॉयर्स बैठे हुए थे, मेरे दो सवाल हैं। पहले लॉयर साहब से मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जब हम प्लॉट्स खरीदते हैं या हम घर खरीदते हैं तो इसमें सेफ कौन सा है? क्योंकि वो जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तो हर जगह आपको गलत गाइड करते हैं और वो उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक प्लॉट लिया या घर लिया तो उसमें शेयर होल्डर्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल का एक जो आधा मरला की शेयर है और उसके बकाया जात होते हैं, घर है, तो उसमें बहुत से बकाया आते हैं कि ये बिल है, ये बिल है। ठीक है, तो ये समझ नहीं आती, उसमें वो बंदा डॉज हो जाता है, डर लगता है। मैं फर्ज करो लेना चाहता हूँ लॉन, अब बात तो मैं डरूंगा और ले भी इसमें एक तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। रियल एस्टेट का अरबों का प्रोग्राम गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से बिल्कुल नीचे चला गया। अरबों का बिजनेस था लोगों को, लेकिन उसमें वो शफाफियत कैसे लाई जाए? वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जी, वो तो डॉजी करके लोगों को तमाम पे आते हैं और उसमें वो बहुत बड़ा मसला होता है। बड़े शहरों में घर लें या प्लॉट लें तो इस इश्यू से बचने के लिए
और कौन सी चीजें और किस तरह इंसान उस पे फाइल जारी होते हैं, कई जगह फाइल बिकती है। जी जनाब, आपने बुनियादी सवाल किया कि सेफ इन दोनों में से कौन सी चीज़ है, और अगर जॉइंट ओनरशिप है तो उसमें किस तरह का ख्याल हमने जो है वो रखना है। दूसरा आप एक और सवाल पूछना चाह रहे थे, अगर आप वो पहुँच दे जल्दी से। बच्चे को साथ खिलाते हैं बचपन से, तब वो जो है ना उस नहीं होती, अंदर नेगेटिव चला जाता है, तो इर्द गिर्द के लोगों को देख कर तो उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज अगर हम स्कूल लेवल पे बच्चों को, या माँ की गोद से, कहते हैं माँ की गोद से जो तरबियत है जो 5 साल के बच्चे की है, वो बेटर देन एजुकेशन। बिल्कुल। आप एजुकेशन तो आपका एक स्किल है, आप उसको दे रहे हो बुक की सूरत में, लेकिन उसकी तरबियत में आपने क्या डाला है, प्लस माइनस, उसके वो इम्पैक्ट होते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। जी बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो है वो रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा जो है वो डिबेट में कोई डिस्कशन में एक ऐसा पॉइंट जो है वो हमें देते हैं जिस पे बहुत ज़रूरी होता है और हम मिस कर रहे होते हैं। एडवोकेट साहब, मैं इस पे तफसीरन जो है वो आपका मौक़िफ़ जानूंगा, लेकिन अनुषा से मैं जानना चाह रहा हूँ। अनुषा, आप बात कर रही थी कि पेरेंट्स की सोल जिम्मेदारी नहीं है कि कुछ बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है कि वो अपना ध्यान रखें, बाहर निकलें, पीयर्स का ख्याल रखें। इसमें अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, और माँ का जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड की बात करें वो कितना रोल क्रिएट, उसका कितनी इंपॉर्टेंस है उस रोल की। अच्छा, इसमें जो पेरेंट्स का रोल है वो यही है कि ना बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे खुलकर किसी को बताना चाह रहे होते हैं, तो उसमें जब वो पेरेंट्स को एक फ्रेंड जोन बना लेंगे ना बच्चे, और पेरेंट्स से बच्चे को बिल्कुल अपने फ्रेंड्स की तरह बना लेंगे, तो बच्चे का हर स्टेप पर वो शेयरिंग होगी, ठीक है। और इतनी स्पेस दें बच्चों को कि वो अपनी बात ओपनली कर सकें आपसे, ना कि वो यही सारी घर की बातें या इधर उधर की बातें किसी और को जाकर बता रहे हो, और वो ट्रस्टवर्दी पर्सन भी ना हो, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो रोल प्ले करना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हो भी रही है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये हो भी रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस लेवल में, कि जिसमें ये होता है कि समटाइम ना पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा होता कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ें हैं। समटाइम टीचर्स बड़े अच्छे तरीके से उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके अंदर की चीज़ों को पता चल रहा होता है। जिस स्कूल में पढ़ा था हम लोगों को तो एक वो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स हमारे पेरेंट्स के सामने रखी जाती थी कि बच्चों के ऊपर ये बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने इसको जो है वो देखना। तो कुछ वाकई स्कूल्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, और ये करना भी चाहिए। इसके ऊपर बहुत प्रमोशन होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को उस तरह से टाइम नहीं दिया जा रहा, बच्चों के पास इतना वो नहीं है कि उनको बैठकर सुना जाए या कुछ भी, उसमें टीचर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो पूरे दिन की इनकी एक्टिविटीज़ बताते हैं, उनके चेंजेस बताते हैं, उनके मूड स्विंग्स बताते हैं, उनके बिहेवियर्स बताते हैं। तो इसमें टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी बच्चे के बिहेवियर पे जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। ये जो अगर हम उसको कहें कि ये तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, अब नॉर्मलिटी किस तरफ आ जाती है जिस पे आप जैसे लोगों की जो है वो फिर ज़रूरत पड़ती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अगर जब तक एडिक्शन नहीं हुई तब तक ज़रूरत नहीं है, या एडिक्शन उससे पहले भी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है? उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। देखें, एक बच्चा आ रहा है घर पर, ठीक है, खामोश हो गया, बिल्कुल अलग होकर बैठ गया, तन्हाई पसंद हो गया। अब इतनी सी एज के बच्चे को क्या मसला, मतलब कि वो तन्हाई में चला गया, तो उसे जाकर पूछा जाए खामोश क्यों हो गया है वो, या ऐसे बच्चे से अगर बात की जाए तो वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्से में रहेगा, खाना पीना छोड़ा होगा, ठीक है, तो फिर उसको स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इस पे जो है वो पेरेंट्स को नज़र रखने की ज़रूरत है, और जैसे ही ये बिहेवियरल चेंजेस देखें और तो फ़ौरन किसी क्वालिफाइड जो है वो पर्सन से रब्ता करें ताकि इन सारी चीज़ों को जो है वो इलाज कराया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम प्रॉपर्टी के हवाले से जो गुफ्तगू करें थे वहीं से उस बात को आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अनुषे से, और टीनेज के हवाले से हमने जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की, लेकिन हमारे साथ नासिर साहब भी मौजूद हैं। नासिर साहब से हम बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों का, डॉक्यूमेंट्स का जो है वो ख्याल रखना, बड़ा तफसीलन उन्होंने बताया। एक कॉलर का सवाल था, उन्होंने ये पूछा कि अगर जॉइंट ओनरशिप है तो उसमें किस तरह का जो है वो ख्याल रखा जा सकता है कि इन चीज़ों का, और इसी के साथ साथ सेफ़ क्या है, क्या हमें प्लॉट बाय कर लेना चाहिए या घर बाय कर लेना चाहिए, इन दोनों में से सेफ़ क्या है? नासिर साहब, इस पर ज़रा तफसीलन बताइएगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखें, मुश्तरी होशियार बात, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें प्लीज़ आप कंसर्न्ड इदारों के पास जाके खुद वेरीफाई कर लें। ओके। अब जहाँ तक बात है सेफ़ की, सेफ़ दोनों चीज़ें, बट सोसाइटी ज़्यादा सेफ़ है। उसमें होता ये है कि उसकी ऑलरेडी जो
खसरा खतूनी ऑलरेडी अगर वो जेन्युइन कोई सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल जैसे DHA मुल्तान है या मतलब जिस इस किस्म के और इदारे हैं वो जेन्युइन है, वहाँ पर आप रिलाई कर सकते हैं, वहाँ पर क्राइम रेशो बहुत कम होती है। ठीक है, और इनके डीलर्स भी तो अपने ही होते हैं ना इस तरह के, ऑब्वियसली और इनकी जो मतलब इनकी कोई मेलाफाइड नहीं होती, इनकी जो वे ऑफ ट्रांसफ़र है उसकी स्क्रूटनी बड़ी अच्छी होती है। जो भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं दे आर मोर सेफ, बट वंस अगेन बात यही होती है कि आप प्लीज़ खुद भी जाके कंफर्म कर लिया करें। जमा पूंजी आप अपनी लगा रहे हैं। अब सर ओवरसीज़ हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग ने एक बंदे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं और आपको ये फिजिकली नहीं पता चल रहा होता कि आपकी इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रही है, आपके पास ये पेपर्स आ रहे होते हैं। तो काइंडली अगर आप इसमें फिर उस इदारे का या किसी और का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना ही होता है। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी खारजा के थ्रू, ठीक है जी, फॉरेन अफेयर्स के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप के पास जब ये वेरिफिकेशन आ जाती है कि जिधर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जगह वैलिड है, तो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें जॉइंट ओनरशिप का भी उन्होंने सवाल किया था शकूर साहब ने कि जॉइंट ओनरशिप में भी बड़े मसाइल आते हैं कि किसी एक शख्स के जो है वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं या किसी एक शख्स का मसला हो गया तो वो फिर पूरी प्रॉपर्टी जो है वो लिटिगेशन में चली जाती है, तो उससे किस तरह जो है वो बचा जा सकता है? देखिए बात यह है कि जब तक बात वही है, सबसे पहले वेरीफाई करें अपनी प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल अगर उस पर लिटिगेशन चल रही है आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। ओके, आप समटाइम क्या करते हैं जी, कब्जा किसी का है और एंटाइटलमेंट किसी की, आप सस्ते लालच के चक्कर में फंस जाते हैं कि निकल जाएंगे, हाँ जी निकल जाएंगे, हम सेटलमेंट कर लेंगे, बट समटाइम आप नहीं निकल पाते। तो बात वही आती है कि सबसे पहले आप खुद देखें कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको फिजिकली वेरीफाई करें। ज़रा हमसायों से पता कर लिया, अगर आप घर परचेज़ कर रहे हैं तो जाके ज़रा घर वालों से जो साथ साथ हमसाएं, 2-4 हमसायों के पास जाके जहमत किया करें, पूछ लिया करें भाई क्या यही मालिक है। एक शख्स जो किराए के रेंट पर रह रहा होता है वो जगह बेच कर चला जाता है अपना ट्रस्ट भी डेवलप करके, जी मैं इस जगह का मालिक हूँ। तो आप ये भी जहमत नहीं करते जाके पटवारी या किसी से पूछ लें भाई क्या ये वाकई मालिक है या नहीं है। तो अब चूँकि हमारे पाकिस्तान मतलब हमारे मुल्क में काफ़ी सारी अनअवेयरनेस है जिसकी वजह से आप लोग ये जो है ना वो करते हैं। तो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ या जॉइंट ऑनरशिप में आप कभी भी इन्वॉल्व ना हो। ओके, कभी भी इन्वॉल्व ना हो, दे आर नॉट सेफ फॉर यू। अच्छा, तो इसमें आपने बात की कि खसरा नंबर के बताया, आपने खतूनी के बारे में बताया, खेवट के बारे में सारा एक्सप्लेन किया बड़े आसान अल्फाज में। मैं चाहूँगा वो जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हकूक़ मलकियत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रा बता दीजिएगा, वो कौन कौन से होते हैं? अगर सोसाइटी नहीं है तो फिर आप पटवारी के पास जाएंगे, जो उस मौजे का उस हल्के का एग्जैक्ट पटवारी है उसके पास जाएँ। अगर वो आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप कंसर्न AC को एप्लीकेशन दे दें, दिस इज़ मोर सेफ। तो आपको चूँकि एक चीज़ आप भी समझें कि जिस कल्चर का हम हिस्सा हैं हमें थोड़ा सा ज़रा डीपली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। उसकी वजह यह था कि हम स्कैम से बच सकें। ठीक है, तो आप AC को साहब को दरख्वास्त देंगे तो वो मार्क करेंगे, पटवारी को कंसर्न एक थ्रू प्रॉपर चैनल पटवारी रिपोर्ट देगा कि जनाब ये जगह है, इसका ये मालिक है, ये खसरा है, ये खेवट है। आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी डीलर आपको दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच हो रहे हैं, तो उसके बाद आप नहीं करनी। अगर सोसाइटी है तो फिर आप पहले सोसाइटी ऑफिस में जाएँ, वहाँ जाके पता करें कि जनाब ये मकान, ये घर, ये प्लॉट, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, जेन्युइन हैं। वो वेरीफाई करते हैं जनाब जी वाकई जेन्युइन। उसके बाद आप उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास चले जाएं कि जनाब ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, इसका इतना एरिया, ये मैं प्लॉट ले रहा हूँ, क्या ये जो घर बना हुआ है ये घर भी अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके, उसके बाद वो आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें अब वो जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी ज़रा बताइएगा, रजिस्ट्री क्या होती है और इसके अलावा भी तो। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट, एक डीड है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फीसेस लागू होती हैं, सेल, परचेज, गेन टैक्स, उसकी मालियत के वो स्टैम्प पेपर्स होते हैं उस मालियत के बराबर के, ठीक है, उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये बात मैं बार बार काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये पूछते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने लिख लिया, रजिस्ट्री लेकर आपने रख ली, आपने कहा जी हमारी ये प्रॉपर्टी हमारी होगी। दर हकीकत ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब जो एंटाइटलमेंट है वो बेसिकली पटवारी के पास आप जाते हैं उस रजिस्ट्री को लेकर, उसका अंदराज जब तक पटवारी नहीं करता, वो जो ऑनर है, जो लास्ट ऑनर चल रहा होता है, पटवारी के कागजात में लास्ट ऑनर का ही नाम चल रहा होता है।
उस ऑनर ने जब आपको सेल कर दी, आपने रजिस्ट्री कर ली और रजिस्ट्री घर में रख ली, अब पटवारी के पास इंदराज नहीं हुआ। पटवारी के पास इन तक जो ऑनरशिप चल रही है वो सबका मालिक ही आ रहा है। और ये कमर्शियल और हमारे जो घरेलू वो अलग चीज है। अच्छा, वो अलग है, वो अभी उस पर तो हम आए नहीं, उस पे वो तो तफसील है उस पे। अब क्या है कि जब आप जाएंगे वो रजिस्ट्री उठा के उसका इंतकाल चेंज करवाएंगे। बेसिकली दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, जिसको कहते हैं इंतकाल। वो एक कानून में भी तो है कि 40 दिन के अंदर अंदर उसने बताना होता है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर ओनस है या जिसने बेची है उसके ऊपर ओनस है, पटवारी को बताना। देखें ये जो अभी जो है ना हमारे मुल्क में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो है उस पे जिस पे केस हो जाता है वो बेचारा प्रूफ करता रहता है। तो नहीं, पटवारी के पास जाना किसकी जिम्मेदारी है? जिसने बेची है उसने जाना है या जिसने खरीदी है? जिसने खरीदनी है, कानून के मुताबिक भी उसकी जिम्मेदारी है। वो अपना कंफर्म करे कि जी मैं क्या ले रहा हूँ, ये उसकी ड्यूटी है। लास्ट अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मौजूद है। दूसरी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और डोमेस्टिक एक्सपेंसिव नहीं होती। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ये देख लेना है कि जो सोसाइटी या गवर्नमेंट की सोसाइटी है क्या ये प्लॉट ऑलरेडी कमर्शियल है। अगर तो वो कमर्शियल है ये आपने कंफर्म कर लेना। अगर वो कमर्शियल नहीं है, अब जैसे कि शहर बढ़ते जा रहे हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल होती जा रही हैं तो उसकी कन्वर्जन फीस होती है। उस कन्वर्जन फीस में काफी सारे मसाइल जनरेट होते हैं। इसके ऊपर जो हम कोशिश करेंगे कि तफसीलन जो है वो प्रोग्राम में आपको कॉन्शियस रहें लोग, कॉन्शियस रहें। दोबारा आपको जो है वो प्रोग्राम पे ज़हमत देंगे कि आप आगे जो है एक्सप्लेन करें। अनुषा, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज ऐड कर दीजिएगा लास्ट में, बिल्कुल प्रोग्राम पैगाम देना चाहें तो। मैं बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनकी स्किल्स को समझें और उनके ऊपर काम करें। उनको ऐसे मत छोड़ें कि कोई आकर उनको ट्रीट कर रहा हो। आपका फ़र्ज़ है आप उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं अपने लिए और इस माशरे के लिए अच्छा इंसान बनाएं। अपने लिए और अपने इस माशरे के लिए जो है वो अच्छा इंसान बनाएं। अनुषा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। टीन एज एक बहुत ऐसा एक जो एज होती है जिसमें पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को जो है वो ध्यान किस तरह रखना है, तो आपने ज़रा वो बड़े आसान अल्फाज में समझाया कि पेरेंट्स की इसमें क्या क्या जिम्मेदारी है और बच्चों के ऊपर भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। एडवोकेट नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ है प्रोग्राम में। और ये जो लोगों की जमा पूंजी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके बारे में ज़रा बताया गया किन किन चीज़ों को जो है हमने ख्याल रखना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।